Hello everybody, I welcome you all to this wonderful platform of फाउंडेशन एग्री क्लासेस। फाउंडेशन एग्री क्लासेस की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। कौन सी बुक है ये आप सभी को पता है, नीमराज सुंडा बुक से हम प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स को कंप्लीट देखने वाले हैं। और भी ऐसे बेहतरीन वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर के फादर कौन है? जी हैबरलैंड है। बॉटनी के फादर हैं थियोफ्रस्ट और जोलॉजी के फादर कौन है? एरिस्टोटल। दोनों में स्टूडेंट टीचर का रिलेशनशिप है। और जब अपना जेनेटिक्स है उसके फादर कौन है? जी जे मेंडल। और मेंडल का पेपर कब पब्लिश हुआ है? 1867 में। बट साइंटिफिक जेनेटिक्स कब से स्टार्ट हुई है? 1900 से, आफ्टर रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क। तो साइंटिफिक जेनेटिक्स कब से स्टार्ट हुई है? 1900 से। लॉन्गेस्ट फेज माइटोसिस में कौन सा होता है? प्रोफेज। फेज जो आपको पता है, प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है और टीलोफेज होता है। तो इन चारों में से प्रोफेज जो है वो लॉन्गेस्ट है और एनाफेज जो है वो शॉर्टेस्ट है। और इसी एनाफेज में सेग्रीगेशन होता है। सेग्रीगेशन किस में होता है? मियोसिस में होता है। किस में? मियोसिस में। मियोसिस के एनाफेज फर्स्ट में सेग्रीगेशन होता है। सेग्रीगेशन कहाँ होता है? मियोसिस में। सिंपल सा पॉइंट ये याद रखना। मोस्ट अबंडेंट आरएनए। आरएनए जो है वो 3 तरह का होता है, टी आरएनए, आर आरएनए और एम आरएनए। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? आर आरएनए। ये 80% होता है। बैक्टीरियोफेज। ये बैक्टीरियोफेज नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। बैक्टीरियोफेज एक वायरस है। वायरस है और ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, इसलिए इसका नाम है बैक्टीरियोफेज। तो इसको याद इसलिए रखना है क्योंकि इसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। न्यूक्लिक एसिड जो है वो आरएनए है और डीएनए है। डीएनए एंड आरएनए। तो इनमें डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड होता है और आरएनए जो है सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ये जनरल पॉइंट है। बट यहाँ स्पेशल केस में क्या है कि यहाँ जो डीएनए है वो सिंगल स्टैंडर्ड है। तो इसलिए बैक्टीरियोफेज आप याद रखेंगे कि बैक्टीरियोफेज में जेनेटिक मटेरियल जो है वो तो डीएनए है, बट वो डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें 70S टाइप का राइबोसोम्स पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप का राइबोसोम होता है और यूकैरियोट में 80S टाइप का राइबोसोम होता है। लेकिन यूकैरियोट्स में एक्स्ट्रा न्यूक्लियर क्रोमोसोम्स जो है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया प्लस क्लोरोप्लास्ट में 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में 70S है, क्लोरोप्लास्ट में भी 70S पाया जाता है। जीन्स के अल्टरनेटिव फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? एलील। एलील या फिर इसी को हम एलीलोमॉर्फ भी बोलते हैं। तो दोनों वर्ड सेम है, उसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं, चाहे आप एलील बोले या एलीलोमॉर्फ बोले। आगे हम देखते हैं। टिफ्ट 60 जो है वो इम्पोर्टेंट सोर्स है मेल स्टेरिलिटी का सॉर्गम में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार इससे क्वेश्चन आ चुका है। टिफ्ट 60 जो है वो मेल स्टेरिलिटी का सोर्स है किसमें? सॉर्गम में। टिफ्ट 60 जीन का नाम है। ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स जो है वो कौन कौन से हैं? कॉटन और सॉर्गम है। ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स कौन से हैं? कॉटन प्लस सॉर्गम और ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड। आगे हम देखते हैं। अगला पॉइंट जो है हमारा कि थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो किसने दिया है? ग्रीगर जोहान मेंडल, जी जे मेंडल साहब ने दिया है। शॉर्टेस्ट फेज एनाफेज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है? राइबोसोम्स में। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसी के ऊपर अटैच्ड होते हैं राइबोसोम्स। ये 2 तरह का होता है, स्मूथ और रफ। तो रफ वाले में राइबोसोम्स अटैच होते हैं, तो वहीं पे राइबोसोम्स में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिपिड्स और फैट्स का होता है। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ क्या है? प्रोटोप्लाज्म है। इसी को हम साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं। दोनों में से कुछ भी आ जाए तो वो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ होता है। ओनियन जो है वो मॉडिफाइड लीफ होता है। ओनियन क्या है? मॉडिफाइड लीफ है। और ओनियन एंड गार्लिक में क्या होता है? अगला पॉइंट वही है। ओनियन एंड गार्लिक में क्या होता है? बल्ब होता है। ओनियन एंड गार्लिक इसका एग्जाम्पल है बल्ब का। आपको बताना है राइजोम किस में होता है। इडिबल पार्ट जो है एप्पल का वो क्या होता है? थैलमस होता है। और मैंगो का मीजोकार्प होता है। मैंगो में हम जो खाते हैं वो मीजोकार्प है और कोकोनट में इंडोकार्प खाते हैं हम, इंडोस्पर्म। एन एजेंट दैट कॉज जेनेटिक म्यूटेशन। तो जो म्यूटेशन कॉज करता है उसको हम म्यूटाजेन बोलते हैं। म्यूटाजेन का डेफिनेशन ही है म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट। मोस्ट म्यूटेंट टॉलरेंट जो वैरायटी होती है वो पॉलीप्लॉइड्स होते हैं। मोस्ट म्यूटेंट टॉलरेंट पॉलीप्लॉइड्स, उसमें थोड़ा बहुत म्यूटेशन हो तो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। कैरेक्टर्स विच आर एक्सप्रेस्ड ओनली इन वन सेक्स, उसको हम सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स बोलते हैं या फिर सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स बोलते हैं। लिमिटेड है किसी एक ही सेक्स में, तो इस वजह से उसको सेक्स लिमिटेड बोलते हैं। आरएनए सिंथेसिस जो है वो न्यूक्लियोलस में होता है।
ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर भी एक डेंस रीजन होता है न्यूक्लियोलस। यहाँ से आरएनए सिंथेसिस होता है और यहाँ से mRNA सिंथेसिस होता है। mRNA सिंथेसिस होकर न्यूक्लियस से बाहर निकलता है। तो आरएनए सिंथेसिस कहाँ हो रहा है? न्यूक्लियोलस में। और उसमें भी कौन सा आरएनए सिंथेसिस हो रहा है न्यूक्लियोलस में? तो mRNA का सिंथेसिस हो रहा है। अब बनाना के इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं? स्पैडिक्स। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि बनाना के इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं? स्पैडिक्स। साथ में आपको बताना है कि सनफ्लावर के इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं। कमेंट बॉक्स में बता दीजिए सनफ्लावर का इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन डार्विन साहब ने दिया है और एक्वायर्ड कैरेक्टर लेमार्क ने दिया है। सिंगल जीन इफेक्ट मोर देन वन कैरेक्टर, तो इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं? प्लियोट्रॉपी, यानी बहुत सारे इफेक्ट्स। गार्लिक एंड टर्मरिक में जो है राइजोम होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा था, आपको आंसर मिल गया। द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम कैन बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग मेटाफेज। अगर ऐसा पूछा जाए कि हम सेप की स्टडी कहाँ बोलते हैं, तो अगर आपने मेटाफेज मारा तो गलत हो जाएगा। एक बार लिख देते हैं, शेप की स्टडी हम एनाफेज में करते हैं और साइज की स्टडी, मतलब शेप के अलावा कुछ भी हो तो जनरली आपका मेटाफेज आंसर जाएगा। और प्रिसाइजली बोले तो साइज की स्टडी मेटाफेज में करते हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इधर से इधर जाने पे क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस होता है। वैसे ज़्यादा डिटेल में हम किसी और लेक्चर में बात करेंगे। यहाँ तो हम बस निमराज चंदा को देख रहे हैं तो उसी पे फोकस करते हैं, उसके पॉइंट्स पे। तो यहाँ आपने देख लिया। हमारा अगला पॉइंट क्या है? राइबोसोम जो है स्मॉल सेलुलर पार्टिकल होता है जहाँ की प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ये पॉइंट तो रिपीट ही हो गया, राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस होता है। क्लोजेस्ट फॉर्म ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन इन सेल्फ इनकम्पेटेबल स्पीसीज इज सीब मैटिंग। इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, किससे होता है? सेल्फिंग कराने से होता है। उसमें भी कौन सा सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट मैटिंग है? सीब मैटिंग, यानी भाई बहन के बीच का, एक्चुअली प्लांट्स में। फिजिकल क्रोमोसोमल एक्सचेंज यानी कि क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है? पैचिटीन स्टेज में होता है। क्रॉसिंग ओवर कहाँ होगा? पैचिटीन स्टेज में होगा। प्रोफेज के अंदर फेजेस होते हैं। पैचिटीन, सॉरी, स्टार्ट होता है लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। और उसमें सबसे पहला वाला पैचिटीन है, उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। तीसरे नंबर पे आ रहा है ना पैचिटीन। तो पैचिटीन में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीडिस्कवरी मेंडल की कब हुई थी? 1900 में। डिवेरिस, कार्ल कॉरेंस और टेस्मार्क के द्वारा किया गया था। ये तीनों इंडिपेंडेंटली डिस्कवर किए थे। ये अपना काम कर रहे थे, वो इनको कंक्लूजन मिला जेनेटिक्स में। फिर उन्होंने रेफरेंसेस खोजे कि क्या से रिलेटेड कुछ भी काम पहले हुआ है। तो ये तीनों अलग अलग जगह पे थे। एक हॉलैंड में थे, एक जर्मनी में थे और एक मेंडल के ऑस्ट्रिया के ही थे। तो इन तीनों ने देखा कि मेंडल भाई साहब ने तो ये 1867 में ही पब्लिश कर दिया है। तो इन तीनों ने रीडिस्कवरी करी मेंडल की और यहीं से जेनेटिक बेसिस यानी जीन्स का साइंटिफिक बेसिस रखा गया था। 1% इंड्यूस्ड म्यूटेशन जो है वो यूजफुल होता है। 0.1% इंड्यूस्ड म्यूटेशन यूजफुल होता है, इसलिए म्यूटेशन ब्रीडिंग पे कम काम हुआ है। ऐसे एंजाइम्स जो एसोसिएटेड होते हैं क्रेब साइकिल से, वो कहाँ पाए जाते हैं? मैट्रिक्स में। किसके मैट्रिक्स में? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। एंजाइम्स एसोसिएटेड विद क्रेब साइकिल आर लोकेटेड इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। लाइफ जो है वो फर्स्ट ओरिजिनेट कहाँ हुई है? वाटर में हुई है। और ये थ्योरी ऑफ जीन्स इन क्रोमोसोम्स यानी कि जो जीन है वो क्रोमोसोम में होते हैं, किसने बताया? मॉर्गन भाई साहब ने बताया। इन द ईयर 1944 एवरी मैक्लॉयड एंड मैकार्टी ने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि डीएनए जो है वही जेनेटिक मटेरियल है। 1944 में एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दे दिया गया, एविडेंस दे दिया गया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। कैंप प्लांट्स जो होते हैं, जो कि लो वाटर एरिया में पाए जाते हैं, उनमें ट्रांसपीरेशन जो है वो निगलेजिबल होता है, क्योंकि स्टोमेटा जो है वो डे के टाइम पे क्लोज रहता है, क्योंकि ऑलरेडी वो वाटर स्कार्स रीजन्स में ग्रो कर रहे हैं। क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे उनमें होता है कैंप प्लांट्स में। एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट्स, माइकोप्लाज्मा जिसे हम पीपीएलओ भी बोलते हैं, पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसको जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोला जाता है। तो माइकोप्लाज्मा हो गया, बैक्टीरिया हो गया और ब्लू ग्रीन एल्गी। ये माइकोप्लाज्मा जो है वो इसमें सेल वॉल नहीं होता है, तो पेनिसिलिन से इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एक्स्ट्रा बातें हम बाद में करेंगे। हम यहाँ देखते हैं कि प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल क्या है? माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। साइटोप्लाज्म जो है ऑल द स्ट्रक्चर आउटसाइड द न्यूक्लियस।
साइटोप्लाज्म में पहला, न्यूक्लियस के बाहर जो भी ये सेल है ये उसके अंदर का न्यूक्लियस है, तो ये पूरा रीजन जो है ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, ये सेल है उसके अंदर ये साइटोप्लाज्म हो गया प्लस ये न्यूक्लियस हो गया, तो दोनों को मिला दिए तो हम क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम एक स्ट्रक्चर होता है, वो सिर्फ एनिमल सेल्स में पाया जाता है। ओपनिंग्स ऑफ लेफ्ट एट प्लांट बिटवीन एडजेसेंट सेल्स, वो क्या ओपनिंग को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्मा बोलते हैं। दो प्लांट सेल है हियर, ये आपका एक प्लांट सेल हो गया, ये दूसरा प्लांट सेल हो गया, तो इसके बीच में एक ओपनिंग होती है ताकि सेल एक्सचेंज कर सके एक दूसरे से मटेरियल्स को, तो इस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्मा। और इसमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, उसको हम प्लाज्मोडेस्मेटा बोलते हैं, जो एक्चुअली कनेक्शन प्रोवाइड करता है। अगला पॉइंट हम देखें, नेचुरल ऑटोटेट्राप्लॉइड। नेचुरल ऑटोटेट्राप्लॉइड कौन सा है, पोटैटो है, पोटैटो। सेल वाला फंजाई सबसे ज़्यादा उसमें क्या होता है, काइटिन होता है, इसको हम फंगल सेल वाल भी बोलते हैं। प्लांट शोइंग लेस देन 5% क्रॉस पॉलिनेशन, उसको हम सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स बोलते हैं। एक्चुअली क्रॉसिंग सभी में होता है, अगर 5% से ज़्यादा और 30% से कम हो रहा है तो उसको हम ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड बोलते हैं। अगर 5% से ज़्यादा हो रहा है तो सेल्फ पॉलिनेटेड। नहीं, 5% से कम लोगो यार, देखो अगर 5% से कम हो रहा है सेल्फ पॉलिनेटेड, 5 to 30% के बीच हो रहा है तो ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड, और 30% से भी ज़्यादा हो रहा है क्रॉसिंग ओवर तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेटेड। ये क्या चीज़ का बात कर रहे हैं हम, क्रॉसिंग ओवर का बात कर रहे हैं, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पे। आगे हम देखते हैं, ए वेराइटी रेसिस्टेंट टू मोर देन वन रेस ऑफ पैथोजन, उसे हम हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस बोलते हैं। वर्टिकल रेसिस्टेंस में किसी स्पेसिफिक रेस से रेसिस्टेंस मिलता है, और हॉरिजॉन्टल में मोर देन वन रेस ऑफ पैथोजन से रेसिस्टेंस मिल जाता है। टाइप ऑफ मेल स्टेरिलिटी यूज्ड इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन पर्ल मिलेट। पर्ल मिलेट में हाइब्रिड सीड बनाने के लिए कौन सा मेल स्टेरिलिटी यूज किया गया, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है तो एग्जैक्टली याद करना है कि पर्ल मिलेट में हाइब्रिड बनाने के लिए साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी यूज किया गया, इसे हम शॉर्ट में CGMS बोलते हैं, ठीक। गैमिट्स इज फर्टाइल, इफ गैमिट इज फर्टाइल सीड इज नॉट प्रोड्यूस्ड, अगर गैमिट फर्टाइल हुआ लेकिन सीड नहीं बना तो इसे हम क्या बोलेंगे, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में होता यही है कि गैमिट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल होगा, लेकिन अगर सेल्फ प्लांट पे उसको पॉलिनेट करा दिया गया तो सीड नहीं बनेगा। एक ऐसा इंडिविजुअल जिसमें बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसको हम हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं या फिर बाइसेक्सुअल भी बोलते हैं। एसेप्टिक कंडीशन, एसेप्टिक यानी कि होता है पैथोजन फ्री इन्वायरमेंट, एसेप्टिक यानी स्टेराइल, पैथोजन फ्री इन्वायरमेंट। अगला पॉइंट देखते हैं, पेडिग्री। पेडिग्री क्या होता है, एंसिस्टर्स के रिकॉर्ड को मेंटेन करना। रिकॉर्ड ऑफ एंसिस्टर ऑफ एन इंडिविजुअल सेलेक्टेड प्लांट फॉर इट्स वेरियस जेनरेशंस, यानी उनके पीछे के पूर्वजों का रिकॉर्ड मेंटेन करना ही पेडिग्री कहलाता है। स्टडी ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी, एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन का स्टडी को हम बोलते हैं सेरोलॉजी। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर, इसी को हम ट्रांसडक्शन बोलते हैं। वायरल वेक्टर के थ्रू अगर हम जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर करवा रहे हैं तो इसी को ट्रांसडक्शन बोलते हैं। NaOH टेस्ट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग द कार्ल बंट डिजीज ऑफ व्हीट। करनाल बंट को टेस्ट करने के लिए हम NaOH टेस्ट यूज करते हैं। PCR टेक्निक यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक, इससे क्या होता है, सेवरल कॉपी बना देते हैं हम स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस का, यानी DNA के एम्प्लीफिकेशन। ये एक DNA के एम्प्लीफिकेशन का टेक्निक है, क्या, PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग सीक्वेंस ऑफ DNA इन ए स्पीसीज, उसको जीनोमिक्स बोलते हैं। DNA के सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना ये जीनोमिक्स होता है। ह्यूमन का ये कब कंप्लीट किया गया था, 2003 में लास्ट वाला वाई क्रोमोसोम का सीक्वेंसिंग कंप्लीट हुआ। द लाइन्स आर होमोजाइगस एंड होमोजीनस इन नेचर, कौन से लाइन्स जो है वो होमोजाइगस भी होते हैं, यहाँ जाइगस यहाँ इंडिविजुअल की बात हो रही है, और होमोजीनस मतलब पॉपुलेशन सिमिलर दिखे। हम डिटेल में और लेक्चर लाएंगे जेनेटिक्स का तो उसमें हम सारे टर्म्स को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो एक सिंपल सा पॉइंट है कि कौन सा लाइन है जो होमोजाइगस भी होता है और होमोजीनस भी होता है, तो प्योर लाइन है, ऐसा ही क्वेश्चन आ जाएगा दोनों के लिए। हेट्रो लगा दे, हेट्रोजाइगस एंड हेट्रोजीनस, तो उसका एग्जांपल हो जाएगा सिंथेटिक
एंड कंपोजिट वेराइटीज। ऑटो ट्रिप्लोइडी बनाना में होता है। टेट्रा वाला कहाँ था? पोटैटो अभी हमने देखा था। और ऑटो ट्रिप्लोइडी किस में होता है? बनाना में होता है। इफ द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन द प्रोसेस इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। फ्रूट का तो डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो उसी को हम पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। कार्पी फ्रूट के लिए यूज होता है, पार्थेनो मतलब फॉल्स। रिपीटेड क्रॉसिंग ऑफ हाइब्रिड प्रोजेनी बैक टू वन ऑफ इट्स पेरेंट्स, उसी को क्या बोलते हैं? बैक क्रॉस। बैक टू इट्स पेरेंट्स से क्रॉस करा देना बैक क्रॉस कहलाता है। वो हम अगर रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवा रहे हैं बैक क्रॉस तो उसी को हम बोल देते हैं टेस्ट क्रॉस, और उसका रेशियो हमेशा आता है 1:1। टिफ्ट 23A एक नाम हो गया, और काफिर 60 दूसरा नाम हो गया। टिफ्ट 23A एंड काफिर 60 इंपॉर्टेंट सोर्स है मेल स्टेरिलिटी का पर्ल मिलेट में। टिफ्ट 23A किसमें है? पर्ल मिलेट में। और काफिर 60 जो है सॉर्गम में है। काफिर 60 सॉर्गम, टिफ्ट 23A पर्ल मिलेट, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार क्वेश्चन आया है। इथिडियम ब्रोमाइड हैज बीन फाउंड इफेक्टिव इन इंड्यूसिंग साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इन पर्ल मिलेट एंड बार्ले। पर्ल मिलेट और बार्ले में इथिडियम ब्रोमाइड से हम साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी को इंड्यूस कर सकते हैं, और इसका यूज़ हम डीएनए के विजिबिलिटी में भी करते हैं। एनीवेज, हम अब देखते हैं कौन कौन से ऑर्गेन्स है और उसको किसने डिस्कवर किया है या फिर किसने नेम दिया है। जैसे लिविंग सेल, लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया? एंटोन वॉन लीवेनहुक ने 1723 में, क्योंकि माइक्रोस्कोप उन्हीं के पास था तो बहुत सारे लिविंग सेल्स देखे उन्होंने, और बुक भी लिखी थी माइक्रोग्राफिया। सेलवाल जो है उसको रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था 1665 में। उसी टाइम हम बोलते हैं कि सेल की डिस्कवरी हुई है, लेकिन वो लिविंग सेल नहीं था, डेड सेल था। और फर्स्ट लिविंग सेल का किसने देखा? एंटोन वॉन लीवेनहुक ने देखा 1723 में। टीथ स्कम और रेनी वाटर में देखा था उन्होंने लिविंग सेल को। अगला है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा, बहुत टाइम बाद 1851 में खोजा गया। 1665 में ही सेल खोजा गया था, लेकिन वो डेड सेल था, कॉक सेल था, और 1851 में न्यूक्लियस देखा गया। न्यूक्लियस के भी अंदर होता है न्यूक्लियोलस। तो फोंटाना ने न्यूक्लियोलस को देखा था, लेकिन टर्म जो है बाउमैन ने दिया 1840 में। तो न्यूक्लियोलस को डिस्कवरी पूछा जाए तो फोंटाना, और टर्म न्यूक्लियोलस किसने दिया? तो बाउमैन ने। सेल थ्योरी, स्लाइडेन एंड सिवान एक बॉटनिस्ट है, एक जूलॉजिस्ट है। सेल थ्योरी 1838-39 जनरली बोला जाता है। टर्म माइटोसिस किसने दिया? फ्लेमिंग ने दिया है 1882। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइटोसिस और मियोसिस टर्म किसने दिया? तो माइटोसिस तो आपने देखा फ्लेमिंग ने दिया, वैसे ही मियोसिस फार्मर एंड मुरे ने दिया है। प्लाज्मोडेस्माटा जो कि हम अभी देख के आए हैं, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं, वो ई स्ट्रेसबर्गर ने दिया है। कब? 1901 में। 1901 में और भी कुछ हुआ है। 1900 में क्या हुआ है? रीडिस्कवरी हुई है मेंडल्स की, और 1901 में उसके पेपर को जर्मन से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। एनीवेज, प्लाज्मोडेस्माटा किसने खोजा? स्ट्रासबर्गर ने। प्रोटोप्लाज्म होता क्या है हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो प्रोटोप्लाज्म किसने खोजा? पुरकिंजे ने। पुरकिंजे फाइबर्स भी डिस्कवर करा था। प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट अलग अलग है। तो प्रोटोप्लास्ट खोजा है हेंस्टीन ने 1880 में। प्लाज्मा लेमा, प्लाव ने खोजा है प्लाज्मा लेमा को। यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट किसने दिया था? डेविड रॉबर्टसन ने। रॉबर्टसोनियन मॉडल भी हम इसको बोलते हैं। यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट फॉर सेल मेम्ब्रेन डेविड रॉबर्टसन ने दिया है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल सिंगर एंड निकोलसन ने दिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने दिया है? सिंगर एंड निकोलसन ने। इसका तो ईयर भी याद रखना है, 1972। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पोर्टर ने खोजा है। आगे हम देखें, प्लास्टिड किसने खोजा है? हैकल ने। इर्नेस्ट हैकल ने खोजा है 1865 में। क्लोरोप्लास्ट सिम्पर ने खोजा है। क्लोरोप्लास्ट किसने खोजा है? सिम्पर ने। और माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंडा, सी बेंडा, ये माइटोकॉन्ड्रिया किसने खोजा है? सी बेंडा ने। गोल्जी बॉडी, कैमलियो गोल्जी, ये तो ये सिंपल है, नाम से ही पता चल जाएगा। गोल्जी बॉडी किसने डिस्कवर किया? कैमलियो गोल्जी ने खोला। आरएनए की डिस्कवरी किसने की? पैलेड ने। उसको पैलेड पार्टिकल्स भी बोला गया था। आरएनए की डिस्कवरी किसने की? पैलेड ने की 1955 में। आरएनए की डिस्कवरी कब हुई? 1955 में। राइबोसोम, प्रोटीन सिंथेसिस जहाँ होता है, रिपोर्ट तो किया था पैलेड ने। राइबोसोम्स को फर्स्ट टाइम पैलेड ने देखा, और राइबोसोम्स को ही पैलेड पार्टिकल्स बोला गया। राइबोसोम को क्या बोला गया? पैलेड पार्टिकल। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइबोसोम को फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किसने किया था? पैलेड ने 1953 में। तो उन्होंने राइबोसोम नहीं बोला था, पैलेड पार्टिकल्स बोला था। बट ये राइबोसोम नेम किसने दिया? हाग्वानन ने। राइबोसोम नेम
1958 में दिया गया, बट डिस्कवरी 53 में ही हो गई थी। लाइसोसोम्स की बात करें तो उसकी डिस्कवरी की है डूव ने। लाइसोसोम्स आर डिस्कवर्ड बाई ड्यूव। सेंट्रोमियर इज डिस्कवर्ड बाई बोवेरी, टी बोवेरी। क्रोमोसोम ऑब्जर्व किसने किया? स्ट्रेसबर्गर ने। और टर्म क्रोमोसोम यानी कि क्रोमोसोम ऑब्जर्व या डिस्कवर किसने किया? तो स्ट्रेसबर्गर ने, लेकिन टर्म किसने दिया है? वाल्डेयर ने। क्रोमोसोम टर्म किसने दिया है? वाल्डेयर ने। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट है और याद ही है सबको, वाटसन एंड क्रिक ने दिया है 1953 में। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर डीएनए सीक्वेंसिंग बर्ग, गिलबर्ट एंड एंगर ने। बर्ग, गिलबर्ट एंड एंगर 3 साइंटिस्ट आते हैं जब भी आरडीटी की बात होती है। टर्म लिंकेज एंड सेक्स डिटर्मिनेशन, यहाँ टर्म किसने दिया है? लिंकेज और सेक्स डिटर्मिनेशन बेटसन ने। बेटसन ने और कौन कौन सा टर्म दिया है कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे अभी। लिंकेज थ्योरी किसने डिस्कवर करी है? टीएच मॉर्गन ने 1910 में डिस्कवर करी लिंकेज थ्योरी। प्योर लाइन, फिनोटाइप, जीन और जीनोटाइप जोहानसन ने दिया। जीन, जीनोटाइप, प्योर लाइन, फिनोटाइप। जीनोटाइप, देखिए सबसे पहला टर्म जीन। जीन तो हालांकि उन्होंने 1909 में डिस्कवर करी थी, बट एनीवेज प्योर लाइन, फिनोटाइप, जीनोटाइप और जीन, ये टर्म किसने डिस्कवर कराया? जोहानसन ने डिस्कवर कराया। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस मॉर्गन साहब ने दिया। जीन्स लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम ऑलरेडी हम देख चुके हैं। एक्सरे एज फिजिकल म्यूटेंट, ये एक्सरे एक म्यूटाजेन है, म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट है, किसने बताया? मुलर ने बताया। और एक्सरे कैसा म्यूटाजेन है? फिजिकल म्यूटाजेन है। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में किसने बताया? एब्री मैक्लियोड और मैकार्टी ने। एब्री मैक्लियोड एंड मैकार्टी ने बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया था। और उसको फॉलो करते हुए नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो हुआ था, यहाँ से क्या पता चल गया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक क्रॉस, इंटर स्पेसिफिक यानी दो स्पीसीज के बीच में थॉमस फेयरचाइल्ड ने कराया और उसको हम फेयरचाइल्ड्स म्यूल बोलते हैं। फेयरचाइल्ड्स म्यूल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इंटर स्पेसिफिक क्रॉस पहला किसने करवाया? तो थॉमस फेयरचाइल्ड ने करवाया। सेंटर ऑफ ओरिजिन किसने दिया था? वेबिलोव में 8 मेन सेंटर और 3 सब सेंटर, तो टोटल 11 की बात करी उन्होंने। टर्म हेट्रोसिस किसने दिया है? जीएच सल ने। आरएनए फर्स्ट टाइम सिंथेसाइज किसने किया? ओक्वा ने 1969 में, वो बेस पेयरिंग का यूज करके ओक्वा ने आरएनए सिंथेसाइज किया। डिस्कवरी वगैरह नहीं है, आरएनए फर्स्ट टाइम लैब में सिंथेसाइज किया ओक्वा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट था। टर्म जेनेटिक्स किसने दिया है? बेटसन ने। इन्होंने ही मेंडल के वर्क को ट्रांसलेट भी किया था और एक बुक भी लिखी थी, उसमें मेंडल के एक्सपेरिमेंट का अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स पे प्रूव करके दिखाया था कि मेंडल के रूल्स वैलिड हैं। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस बहुत फेमस क्वेश्चन है, बेडले एंड टेटन में दिया 1914 में। वन जीन वन एंजाइम तो सभी को पता है, आप बताइए। वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड या फिर वन जीन वन एंजाइम, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? ओपेरॉन हाइपोथेसिस जैकब एंड मोनार्ड ने दिया था। ओपेरॉन हाइपोथेसिस बहुत फेमस है, जीन रेगुलेशन में हमें पढ़ते हैं ओपेरॉन हाइपोथेसिस, तो ये जैकब एंड मोनार्ड ने दिया है। म्यूटेशन फर्स्ट टाइम डिफाइन किसने किया था? ह्यूगो डिवेरिस। किस पे काम कर रहे थे? ओइनोथेरा लेमार्कियाना पे। अब हम थोड़ा सा टॉपिक वाइज देखते हैं, अभी तो हम फैक्ट देख रहे थे। अब आप एक लंबी सांस लीजिए और एक एक टॉपिक के हिसाब से शुरू करते हैं। प्री मेंडेलियन हेरिडिटरी, मेंडल से पहले क्या क्या हुआ है? जेनेटिक्स को 3 पार्ट में बांटा गया है, प्री मेंडेलियन इरा, मेंडेलियन और पोस्ट मेंडेलियन। प्री मेंडेलियन मतलब 1900 से पहले का, 1900 से 1900 से 1980 तक ये है, और 1980 के बाद पोस्ट मेंडेलियन या फिर मॉडर्न इरा बोला जाता है। तो हम देखते हैं अब थ्योरी ऑफ इपीजेनेसिस वुल्फ ने दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी ऑफ इपीजेनेसिस किसने दिया है? वुल्फ ने। थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर लेमार्क ने दिया है। थ्योरी ऑफ पैनजीन्स डार्विन साहब ने दिया है। जर्मप्लाज्म थ्योरी वाइजमैन ने दिया है, जो कि इपीजेनेसिस को डिस्प्रूव भी किए थे। एक्वायर्ड कैरेक्टर को डिस्प्रूव किए थे वो माइस के पूंछ को काट के। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सूटन एंड बोवेरिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोमल थ्योरी का आपको ईयर भी याद करना है, कब दिया गया है? 1903 में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। और कुछ ऑर्गेनिजम्स जिनका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जेनेटिक्स में, तो जैसे बैक्टीरिया, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? इकोलाई। यहाँ फंजाई का नाम दिया हो, न्यूरोस्पोरा सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है। इंसेक्ट में डोर्सोफिला मेलेनोगास्टर, सभी को पता है। और प्लांट में मेज एंड पी, मेज में बहुत सारी डिस्कवरीज हुई, बट जेनेटिक्स का स्टार्ट ही पी से हुआ। यहाँ एक चीज़ आप थोड़ा सा लिख सकते हैं कि वायरस
सबसे ज़्यादा यूज होता है वो बैक्टीरियोफेज है, 5174 लैम्बडा। आगे हम देखते हैं सेल। अब पहला टॉपिक अपना स्टार्ट हो रहा है दी सेल। तो सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, एक्सेप्ट वायरसेस। वायरसेस में सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। साइज की बात करें तो सेल का साइज जो है वो सबसे छोटा 0.2 माइक्रोन से लेके 0.5 माइक्रोन तक हो सकता है। 0.2 माइक्रोन से 0.5 माइक्रोन तक होता है बैक्टीरिया में, और 75 mm हो सकता है ऑस्ट्रिच एग सेल। 75 mm समझ रहे हैं, यानी कि नेकेड आई से क्लियरली विजिबल होगा। अब सेल के अंदर जो कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे सबसे पहले सेल बात होता है, तो प्लांट सेल्स आर सराउंडेड बाय नॉन लिविंग एंड रिजिड कोट, उसी को हम बोलते हैं सेल वॉल। यह सिक्रीटेड और मेंटेन होता है प्रोटोप्लाज्म से। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सेल वॉल जो है उसका सिक्रीशन और मेंटेनेंस कौन करता है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म ऐसे सेल के अंदर रोटेट होते रहता है और उसी से मटेरियल्स बाहर आके सेल वॉल का सिंथेसिस करते ही रहते हैं। और मेन फंक्शन क्या है सेल वॉल का? प्लांट को डिफिनिट शेप देता है। सेल वॉल चूँकि रिजिड है तो शेप देता है, और रिजिड होने की वजह से मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, और सेल वॉल ही स्ट्रेंथ देता है। उसमें सेलुलोज होता है, तो उसी की वजह से टिश्यू और ऑर्गन को स्ट्रेंथ मिलता है। प्लांट टिश्यू और ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट मिलता है। सेल वॉल इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट। सेल वॉल 3 पार्ट में डिफरेंशिएटेड है। पहला है मिडिल लैमेला, दूसरा है प्राइमरी सेल वॉल, तीसरा सेकेंडरी सेल वॉल। किसी में टर्सरी सेल वॉल भी होते हैं, बट वो बहुत रेयर होता है। सबसे पहले मिडिल लैमेला देखते हैं, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट हम बोलते हैं। सेल वॉल इज इमीडिएट नेबर ऑफ सेल आर ज्वाइंटेड बाय मिडिल लैमेला, यानी ये देखिए 2 सेल्स हैं, बन जाओ यार, ये पहला सेल है, ये दूसरा प्लांट सेल है, तो इधर होगा मिडिल लैमेला, उसके बाद होगा प्राइमरी सेल वॉल। कलर चेंज कर लेते हैं, उसके बाद होगा दोनों साइड ऐसे लिख देते हैं प्राइमरी सेल वॉल, और उसके बाद क्या होगा? सेकेंडरी सेल वॉल, इधर होगा सेकेंडरी सेल वॉल। तो ये आपको याद रहना चाहिए। आगे हम देखते हैं, लीव दिस, हम स्टार्ट करते हैं अपना। मिडिल लैमेला जो है इमीडिएट नेबर होता है नेबरिंग सेल्स का, और यह कंपोज्ड होता है, हमने बता ही दिया, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट, यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम की साल्ट से मिलकर बना होता है मिडिल लैमेला। उसके अंदर क्या आता है? प्राइमरी सेल वॉल। मिडिल लैमेला के बाद मतलब प्राइमरी सेल वॉल होता है। यह डिपॉजिट होता है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मिडिल लैमेला, यानी पहले मिडिल लैमेला बनेगा, हमने अभी देखा, उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल बनेगा। इसमें मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है? हेमीसेलुलोज 53% होता है और सेलुलोज 30% होता है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ओनली प्राइमरी सेल वॉल होता है, सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होता है। सेकेंडरी केवल परमानेंट टिश्यूज में होता है, क्योंकि सेकेंडरी सेल वॉल जो है इनर मोस्ट होता है, और साथ ही साथ ये सेलुलोज का बना होता है, तो यह रिजिड होता है। और मेरिस्टेमेटिक सेल्स में भी ग्रोथ होना है, क्योंकि वो तो जस्ट डिवाइड हुआ है, तो उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में केवल प्राइमरी सेल वॉल होता है, सेकेंडरी नहीं होता है। अगला अपना प्लाज्मा लेमा, या फिर जिसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। पहला ऑर्गेनेल हमने देखा सेल वॉल, दूसरा हम देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं। ये साइटोप्लाज्म को इनक्लोज करके रखता है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसमें लिपिड 60% होता है और प्रोटीन 40% होता है। इसका फेमस मॉडल है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। इट एक्ट एज ए परमिएबल बैरियर एंड एक्ट एज व्हीकल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। ये परमिएबल होता है, एक्चुअली सेमी परमिएबल होता है, और सेलेक्टेड सब्सटेंसेस को अंदर जाने के लिए अलाउ करता है, तो इसलिए व्हीकल की तरह भी काम करते हैं, क्योंकि सब्सटेंस को अंदर बाहर होने दे रहा है। तीसरा ऑर्गेनेल है अपना साइटोप्लाज्म। अभी हम साइटोप्लाज्म का डेफिनेशन देख ही चुके हैं, वही बस रिपीट हो रहा है कि सब्सटेंसेस एक्सेप्ट न्यूक्लियस सराउंडिंग द प्लाज्मा लेमा इज नोन एज साइटोप्लाज्म। तो आपको तीनों टर्म बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। सबसे पहले साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, और प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म। ठीक, तो साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट, उसी को क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, वो आपको क्लियर होगा। इन मेनी क्या सब में ही होता है, मोस्ट ऑफ दी सेल्स में होता है। सारे स्ट्रक्चर्स जो हम देखने वाले हैं, सबसे पहला है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जब हमारा डिटेल लेक्चर आएगा तो उसमें हम डायग्राम्स का यूज़ करके आपको समझाएंगे, एक बार में याद हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। बट अभी हम केवल यहीं पे फोकस करते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन्स का, जो इनक्लोज करते हैं स्पेस। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम उनको बोलते हैं
या नहीं पाया जाता है आरबीसी में, एग्स में और एम्ब्रियोनिक सेल्स में, साथ ही साथ प्रोकैरियोटिक सेल्स में। जो भी हम सेल ऑर्गेनेल देखने वाले हैं उसमें राइबोसोम के अलावा कुछ भी नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में। ईआर जो है वो दो तरह का होता है, हम 2-3 बार डिस्कस कर लिया इसी लेक्चर में। एक तो होता है स्मूथ और दूसरा होता है रफ। फंक्शन भी हम देख चुके हैं। बोथ आउटर एंड इनर आर रेगुलर एंड स्मूथ। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ होगा, आउटर और इनर सरफेस दोनों। यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। और स्ट्रक्चरल बेसिस होता है सिंथेसिस ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ स्टेरॉइड्स, यानी लिपिड्स का सिंथेसिस होता है, जैसे कोलेस्टेरॉल का सिंथेसिस होता है, प्रोजेस्टेरॉन का सिंथेसिस होता है, टेस्टोस्टेरोन का सिंथेसिस होता है। ये याद रखना है कहाँ स्मूथ में क्या क्या सिंथेसिस हो रहा है, कोलेस्टेरॉल, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन। रफ वाला तो सिंपल है, केवल प्रोटीन सिंथेसिस होता है। आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन है रफ अपीयरेंस, और रफ ये है क्यों, क्योंकि उसमें अटैच्ड होते हैं राइबोसोम्स, इसलिए इसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये मेनली सिस्टर्न्स का कंपोज्ड होता है और वहाँ ज़्यादा पाया जाता है जो सेल एक्टिवली इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। तो इसका फंक्शन क्या है कि स्ट्रक्चरल बेसिस होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के लिए, क्योंकि इसी स्ट्रक्चर से हो रहा है प्रोटीन का सिंथेसिस। और यह चैनल प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स कहाँ, एमोंग सेल ऑर्गेनेल्स, यानी सेल एक जो है, एक सेल जो है उसके भीतर किसी भी मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है तो वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू होता है। अब राइबोसोम्स हम देख रहे हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स से ही बना है। दिस आर द पार्टिकल्स ऑफ अबाउट 200 एंगस्ट्रॉम, इसको पार्टिकल्स बोल रहे हैं। पैलेडे ने खोजा था तो पैलेड पार्टिकल्स भी बोलते हैं राइबोसोम्स को। राइबोसोम्स आर पार्टिकल्स ऑफ अबाउट 200 एंगस्ट्रॉम इन डायमीटर। राइबोसोम्स का डायमीटर कितना होता है, 200 एंगस्ट्रॉम होता है। और यह कंपोज्ड होता है आरएनए एंड प्रोटीन का। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आरएनए एंड प्रोटीन का बना होता है राइबोसोम। राइबोसोम किसका बना होता है, आरएनए एंड प्रोटीन का होता है। राइबोसोम जो है उसका सिंथेसिस और असेंबली कहाँ होता है, न्यूक्लियोलस में होता है राइबोसोम्स। अब ये असेंबली वर्ड क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके दो सब यूनिट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम पाया जाता है और यूकैरियोट्स में 80S। तो 70S ब्रोक होते हैं 50S और 30S में, और ये वाले ब्रेक होते हैं 60S और 40S में। ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट की वजह से हो रहा है, ये मैथ्स नहीं है कि ये 70 है तो 50-30 कैसे हो गया। आगे बढ़ते हैं। राइबोसोम से वो साइट है प्रोटीन सिंथेसिस का, बहुत बार रिपीट हो गया, अब तो याद हो गया होगा। ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेडिमेंटेशन, अभी जो पॉइंट बोल रहे थे वहीं यहाँ लिखा हुआ है कि राइबोसोम दो तरह का है, 80S और 70S। 80S जो है वो प्लांट्स में पाया जाता है, यानी कि यूकैरियोट्स में पाया जाता है, और इनके दो सब यूनिट्स जो होते हैं वो 60S और 40S होता है। 70S जो है वो 50S और 30S से बना होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड यानी कि प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। स्ट्रक्चरल डिफरेंस जो है यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में क्या क्या होता है, तो पहले यूकैरियोट का हम देखेंगे, फिर हम प्रोकैरियोट का देखेंगे। तो यूकैरियोट्स में सारे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। यहाँ ट्रू न्यूक्लियस होता है, यहाँ नहीं होता है ट्रू न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलर रीजन्स होते हैं। यहाँ न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, यहाँ न्यूक्लियोलस नहीं होता है। न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियोलस कहाँ से होगा। अब यूकैरियोट्स में 70S भी होता है और 80S भी राइबोसोम दोनों तरह का होता है। मेनली तो यूकैरियोट्स में 80S होता है, बट यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में 70S पाया जाता है, और प्रोकैरियोट्स में ओनली 70S राइबोसोम होता है। इनके सब यूनिट्स भी आपको पता है, 70 का क्या है 50-30 और 80 का क्या है 60-40। साइटोप्लाज्म हैज माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी माइक्रोट्यूब्यूल्स। यूकैरियोट्स में माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं और इसके प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होते हैं। यूकैरियोट के एग्जांपल है हायर प्लांट्स के सेल्स और हायर एनिमल्स या फिर लोअर एनिमल्स भी ऑल। प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल है बैक्टीरिया और फंजाई। प्रोकैरियोट्स में थोड़ी आता है, केवल एक बैक्टीरिया ही तो आता है प्रोकैरियोट्स में। इनफैक्ट बैक्टीरिया को बोला गया सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा या फिर प्रोकैरियोट्स। अगला अपना ऑर्गेनेल हम देख रहे हैं, सेल ऑर्गेनेल, गोल्जी बॉडी। इसे हम इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम भी बोलते हैं क्योंकि यह एसोसिएटेड होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइपोसोम से। तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या आ रहा है, ईआर, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम, तीन चीज़ आ रही है। और यह साइट होता है लाइटिक एंजाइम्स के सिंथेसिस का, सिंथेसिस ऑफ लाइटिक एंजाइम यानी लाइसिस कॉज करने वाले, और वही एंजाइम्स भरे होते हैं लाइसोसोम्स में। और यह सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है गोल्जी बॉडी। लाइसोसोम की हम बात करें तो सुसाइटल बैग हम इसको बोलते हैं। एसिड फॉस्फेटेज इसमें भरा हुआ होता है, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड आर साइट ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स में भी मेनली एसिड फॉस्फेटेज होता है इसमें। लाइसोसोम जो है वो कॉमन होता है एनिमल सेल, बट प्रेजेंट होता है
प्लांट सेल में भी, एनिमल सेल्स में तो कॉमन प्रेजेंट है और प्लांट सेल्स में भी साइड में प्रेजेंट होता है छोटा सा। मेन फंक्शन क्या, ऑटोलाइसिस यानी खुद को ख़त्म कर लेता है ये, इसलिए इसको सुसाइडल बैग करते हैं, डाइजेस्ट कर लेता है इटसेल्फ को, क्योंकि इसमें एसिड फॉस्फेटेज भरा होता है और ये फट जाए तो सेल को डिग्रेड कर देता है। आगे हम पेरोक्सीसोम्स, जो अगला सेल ऑर्गेनेल है, यह मेनली अकर इन फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स। पेरोक्सीसोम ऐसे सेल्स में प्रेजेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, कंसर्न होता है ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म से, या फिर फोटो रेस्पायरेशन इन C3 प्लांट्स। फोटो रेस्पायरेशन C4 में तो होता नहीं है, तो इसीलिए फोटो रेस्पायरेशन सिर्फ C3 प्लांट्स में करता है और ये ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। एस्फेरोसोम, अगला सेल ऑर्गेनेल जो है वो है एस्फेरोसोम। सेल ऑर्गेनेल्स के अगर आप इमेज देख के पढ़े तो आपको बिल्कुल याद नहीं करना पड़ता, तो हम वो लेक्चर लाएंगे डिटेल वाला, आप बस वेट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एस्फेरोसोम्स जो है वो साइट है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के, और ये पाए जाते हैं प्लांट सेल्स में केवल। एस्फेरोसोम जो है अभी तक में केवल प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। 98% तक इसमें लिपिड होता है, और इसलिए इसका फंक्शन हम ऐसा बोल सकते हैं कि क्या है, लिपिड स्टोरेज इसका फंक्शन है, और इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। अगला है गोल्जीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम। क्या है, ग्लाइऑक्सीसोम। यह कंसर्न होता है ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म से, नाम से ही मालूम चल रहा है इसलिए ग्लाइऑक्सीसोम नाम पड़ा है, क्योंकि यह ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म कराता है और हेल्प करता है कन्वर्ट करने में लिपिड्स। जर्मिनेटिंग सीड के अंदर जो लिपिड्स भरे होते हैं उससे वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है, और वो कार्बोहाइड्रेट वो जर्मिनेटिंग सीड यूज़ करता है अपने एनर्जी के लिए। अगला है वैक्यूल। प्लांट में बहुत बड़ा होता है, जो प्लांट सेल्स हैं उसमें 1 या फिर ज़्यादा भी वैक्यूल्स हो सकते हैं, और वेरिएबल साइज़ के होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। इसमें सेल सैप प्रेजेंट होता है, और प्लांट सेल के तो साइटोप्लाज्म का 90% पोर्शन जो है वो वैक्यूल ही ऑक्यूपाई कर लेता है, और वैक्यूल भी एक यूनिट मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, और उस मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं, और वैक्यूल के अंदर वैक्यूलर सैप या फिर सेल सैप प्रेजेंट होता है। अगला अपना जो ऑर्गेनल है छोटा सा, वो है सेंट्रियोल, और सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल में होता है। जैसे हमने देखा स्पेरोसोम ओनली प्लांट सेल्स में होता है, वैसे ही सेंट्रियोल ओनली एनिमल सेल्स में होता है, प्लांट सेल्स में नहीं पाया जाता। अगला अपना ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा रोल है। ऑलरेडी हम इससे रिलेटेड बहुत चीज़ें ऊपर पढ़ चुके हैं कि इसमें कौन सा राइबोसोम होता है, और ये सबसे बड़ा होता है। इसको हम जनरली याद रखते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल से। ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब साइकिल होता है इसीलिए, और ETS भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है सबसे ज़्यादा। ATP सिंथेसिस यहाँ होता है, तो इसीलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ओरिजिनेट बाय फ्यूजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया, एंड एवरेज सेल है 200 to 800 माइटोकॉन्ड्रिया। ये थोड़ा सा याद रखने वाला है कि नॉर्मली एक सेल में 200 से 800 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो सराउंडेड होते हैं 2 कॉन्सेंट्रिक यूनिट मेम्ब्रेन से, और उनको हम आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। द रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्स कॉन्टेन 3 लार्ज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और वो रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्स जो उसमें 3 लार्ज एंजाइम कॉम्प्लेक्स होते हैं, NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, BC1 कॉम्प्लेक्स एंड साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। 3 मेजर होते हैं, और भी होते हैं। दिस एंजाइम कॉम्प्लेक्स आर एम्बेडेड होते हैं इनर मेम्ब्रेन में। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दो है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ये रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्सेस कहाँ होते हैं, इनर मेम्ब्रेन्स में होते हैं। इनर मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग्स को हम क्रिस्टे बोलते हैं। इनर मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग को क्रिस्टे बोलते हैं। एरिया बहुत बढ़ा देता है इनफोल्डिंग करके। क्रिस्टे ग्रेटली इंक्रीज, वही पॉइंट लिखा हुआ है, क्रिस्टे जो इंक्रीज कर देता है एरिया इनर मेम्ब्रेन का, एंड उसमें ऑक्सीजोम्स प्रेजेंट होते हैं। उससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑक्सीजोम्स को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल्स भी बोलते हैं, और ETS वहीं पे होता है। द स्पेस ऑन द इनसाइड ऑफ द इनर मेम्ब्रेन इज नोन एज मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक बार स्ट्रक्चर थोड़ा सा बना के दिखा देते हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, और ये इनर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर ये इनफोल्डिंग्स होती हैं। तो इसी इनफोल्डिंग्स की बात कर रहे हैं, इसी को हम क्रिस्टे बोलते हैं। और इसके अंदर जो होता है इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन के, तो वो मैट्रिक्स बोलते हैं इधर, और ये है यहाँ ऑक्सीसोम इसमें होता है, और इसी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल्स भी बोलते हैं। आगे हम अगला पॉइंट देखते हैं। इट कॉन्टेन ए वैरायटी ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स दैट मेक इट सेलेक्टिवली परमिएबल। सेल मेम्ब्रेन की तरह इसका मेम्ब्रेन भी सेलेक्टिवली परमिएबल होता है टू मॉलिक्यूल्स मेटाबोलाइज इन द मैट्रिक्स।
In addition to protein, it carry out the oxidation reaction of respiratory chain. वहीं respiration होता है, that is electron transport chain, and ATP synthesis कहाँ होता है, मैट्रिक्स में होता है. The respiratory chain carries out oxidative phosphorylation that generate most of the ATP. ऑलरेडी हम बता चुके हैं, इसीलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं. अगला इंपॉर्टेंट ऑर्गन है अपना क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट जहाँ फोटोसिंथेसिस होता है. क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और यही क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है. मेम्ब्रेन फ्री स्पेस इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज रेफर्ड टू एज स्ट्रोमा. क्लोरोप्लास्ट के अंदर मेम्ब्रेन फ्री स्पेस होता है, उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं. यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर का एक तरह से आप बोल सकते हैं लिक्विड सब्सटेंस, उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं. या डार्क रिएक्शन होता है, थैलेकॉइड में लाइट रिएक्शन होता है. विद इन द स्ट्रोमा आर एम्बेडेड अबाउट 400 to 800 ग्रेना. Each grana contain 5 to 25 फ्लैट सिस्टर्नी. ये भी आप एक बार स्ट्रक्चर देखेंगे, इमेज देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. ग्रेना में डार्क रिएक्शन होता है, थैलेकॉइड में लाइट रिएक्शन होता है. ये याद करने वाली बात है. इट हैज़ क्वांटोसोम्स जिसमें कि 250 to 300 फोटोसिंथेटिक यूनिट्स होती हैं. इन एडिशन टू क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स एंड कॉन्टेन 2 more टाइप ऑफ प्लास्टिड्स. एक तो ये क्लोरोप्लास्ट होता है प्लास्टिड के एग्जाम्पल में, तो ये हो गया. उसके अलावा 2 और तरह के प्लास्टिड्स होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट. नाम से ही पता चल रहा है, क्रोमो मीन्स कलर. तो इसमें पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल के अलावा, यानी ग्रीन पिगमेंट के अलावा दूसरे पिगमेंट होते हैं, जैसे फाइकोजाइंथीन, फाइकोसाइनिन. ये अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं क्रोमोप्लास्ट में. अगला है अपना ल्यूकोप्लास्ट. ये कलरलेस प्लास्टिड होते हैं और यह स्टोर करते हैं स्टार्च को, प्रोटीन को और फैट को. ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है, स्टोरेज. अगला अपना ऑर्गेनेल है फाइनल, जो कि हम इसमें देखने वाले हैं, न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में जो है वो क्रोमोसोम्स होते हैं. राइबोसोम्स का भी सिंथेसिस होता है, और यह क्रोमोसोम जो है वो कंट्रोल करता है फंक्शन ऑफ द सेल को. ऑलमोस्ट ऑल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्रोमोसोम्स में होते हैं डीएनए की फॉर्म में. अभी हमने देखा था कि उसमें राइबोसोम बनता है, टीआरएनए बनता है, एमआरएनए बनता है, एंड सर्टेन अदर आरएनएज भी बनते हैं. अगला अपना अब सेल यूनिट हमने देख लिया. यूनिट 2 क्या है, सेल डिवीज़न. अब सेल डिवाइड कैसे करता है, इंट्रोडक्शन में इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हमने देखा है, बट अब थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे. ऑल्दो इस बुक में तो कुछ भी डिटेल में नहीं है, बट फिर भी इसको गीता माना गया है. प्लांट ब्रीडिंग या फिर किसी भी सब्जेक्ट का आप बात करें तो इसमें फंडामेंटल्स क्लियर कर देता है आपके, और पॉइंट भर भर के दिए हुए हैं इसमें. तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो भी जनरल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं वो इस बुक के बेसिस पे सही हो जाते हैं. तो इसलिए ये बुक तो सभी के लिए बहुत ज़रूरी है. वैसे ये बात आपको पता है, तब भी आप अभी तक लेक्चर में बने हुए हैं, तो आप आगे देखते जाइए. आज के इस लेक्चर में ये पूरा यूनिट ही कंप्लीट कर देंगे, मीन्स प्लांट ब्रीडिंग ही कंप्लीट कर देंगे. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, उसी को हम बोलते हैं सेल डिवीजन. 2 तरह का होता है, माइटोसिस और मियोसिस. एक तीसरा भी होता है बाइनरी फीजन, वो यहाँ नहीं डिस्कस कर रहे हैं. माइटोसिस जो है सेल डिवीजन इन विच 1 सेल गिव राइज टू 2 सेल्स, और जो कि आइडेंटिकल होते हैं. जनरली सोमैटिक सेल्स को बनाने में इसका यूज़ होता है. वेजिटेटिव ग्रोथ माइटोसिस की वजह से ही होता है. मियोसिस जो है वो इसमें 1 सेल से 4 सेल बनते हैं, और 2n से n हो जाते हैं, 4 सेल्स बनते हैं. और गैमेट फॉर्मेशन में इसको यूज़ किया जाता है मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि इससे गैमेट्स बनते हैं. आगे हम देखते हैं माइटोसिस. तो माइटोसिस हम देख ही चुके हैं, एक प्रोसेस है जिसमें सेल डिवाइड होता है, 2 डॉटर सेल बनाता है, और क्रोमोसोम्स एग्जैक्टली आइडेंटिकल होते हैं पैरेंटल सेल से. सेल साइकिल, इंटरफेज, माइटोटिक फेज एंड साइटोकाइनेसिस, यानी साइटोप्लाज्म का डिवीज़न. सबसे पहले हम इंटरफेज देखते हैं. ये लॉन्गेस्ट फेज होता है सेल साइकिल का, और यह फर्दर डिवाइडेड होता है 3 सबसेट्स में, गैप 1, सिंथेसिस और गैप 2. गैप 1 में क्या होता है, प्री डीएनए रेप्लिकेशन फेज बोलते हैं, इसमें प्रोटीन और आरएनए सिंथेसिस होता है. एस फेज में डीएनए सिंथेसिस होता है, साथ में हिस्टोन प्रोटीन. ये एक प्रोटीन है, और प्रोटीन सिंथेसिस G1 में हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस G2 में हो रहा है. लेकिन एस फेज में कहीं नहीं होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस है, बट हिस्टोन प्रोटीन स्पेशल तरह का प्रोटीन है जो कि एस फेज में ही सिंथेसिस होता है, क्योंकि ये डीएनए के पैकेजिंग में हेल्प करता है. तो डीएनए यहाँ बन रहा है तो उसको पैक भी यहीं पे होना पड़ेगा, तो उसके लिए हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस यहीं पे करना पड़ता है. अगला अपना G2 यानी कि गैप सेकेंड. ये पोस्ट डीएनए रेप्लिकेशन फेज है. डीएनए रेप्लिकेशन होने के बाद का फेज है. इसमें आरएनए एंड प्रोटीन का
पर्टिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड। अब है अपना माइटोसिस, मियोसिस हो गया। माइटोसिस में प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है और टीलोफेज होता है। एक एक करके हम देखते हैं। प्रोफेज, इन माइटोसिस सेल डिवीजन स्मॉल सब यूनिट ऑफ प्रोफेज आर एब्सेंट, यानी कि इसके जो थोड़ा सा देखिए, इसके जो यूनिट्स हैं लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, यहाँ क्रॉसिंग ओवर होता है, हम देख चुके हैं। तो ये नहीं होता है। माइटोसिस की बात करें तो नहीं होता है, मियोसिस में होता है। तो माइटोसिस के प्रोफेज में ये सब एब्सेंट होता है। डिफिनिट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं न्यूक्लियस में, क्रोमोसोम से वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह विजिबल होते हैं। और यहाँ क्रोमोसोम प्रोफेज में कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, मेटाफेज में और ज़्यादा कंडेंस हो जाता है, एनोफेज में उससे भी ज़्यादा कंडेंस हो जाता है। अगला अपना मेटाफेज। तो मेटाफेज स्टार्ट ही कैसे होता है? डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है, स्पाइंडल एपरेटस अपीयर हो जाता है और क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज होता है, जिसे कि हम मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं। शॉर्टेस्ट एंड थिकेस्ट क्रोमोसोम्स इस स्टेज में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स क्लियरली विजिबल होते हैं, इसलिए क्रोमोसोम की स्टडी हम मेटाफेज में करते हैं। अगला है अपना एनाफेज। क्रोमेटिड्स सेपरेट एट सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर से क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं। कहाँ? एनाफेज में सेपरेशन होता है। एंड मूव टुवर्ड्स अपोजिट साइड्स, तो यही मूवमेंट के टाइम जो एनाफेजिक मूवमेंट है, इसी के टाइम हम क्रोमोसोम का शेप देखते हैं कि वो जे शेप का है, आई शेप का है, एल शेप का है। तो इसलिए शेप का स्टडी एनाफेज में किया जाता है। स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ माइटोसिस, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रोफेज सबसे बड़ा है, एनाफेज सबसे छोटा है। अगला अपना टीलोफेज, टाइम के अकॉर्डिंग। न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाते हैं, यानी प्रोफेज का ये उल्टा हो जाता है। वहीं लिखा हुआ भी है, अपोजिट होता है प्रोफेज के। तो ये हो गया। उसके बाद अपना साइटोकाइनेसिस हो गया कि मतलब डिवीजन हो जाएगा। कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ टीलोफेज, टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस होता है। एट द इक्वेटोरियल प्लेट मेम्ब्रेनस एलिमेंट्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम and a product of Golgi bodies organized into a phlegmoplast giving rise to the cell plate and subsequently to middle lamella। सेल प्लेट बनेगा और फिर मिडिल लैमिला बनेगा। मिडिल लैमिला में हमने देखा था कि सबसे पहले यही बनता है। अभी प्रूफ भी मिल गया कि साइटोकाइनेसिस में सबसे पहले मिडिल लैमिला बन रहा है। अगला हम क्या देख रहे हैं? मियोसिस। यहाँ सारी चीज़ें हम थोड़ी थोड़ी देख रहे हैं, फिर डिटेल लेक्चर आएगा, परेशान होने की बात नहीं है। उसमें हम बहुत अच्छे से जेनेटिक्स के सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। मियोसिस जो है वो सेल डिवीज़न के रूप में सबसे पहले वेन बेंडेन ने बताया था 1883 में। किस ऑर्गेनिज्म में वो काम कर रहे थे? राउंड वॉर्म में काम कर रहे थे। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, एक बार रिपीट हो गया। माइटोटिक डिवीजन ऑफ वन सोमेटिक यानी कि 2n सेल गिव राइज टू 4 हैप्लॉइड, से भी हम देख चुके हैं। एन डॉटर सेल्स बनती है, उससे रिडक्शन होता है क्रोमोसोम नंबर में, तभी तो 2n से n हो गया। ये रिडक्शन जो है वो सिंगल एस फेज की होने की वजह से होता है, और सिंगल एच फेज होने से क्या होगा कि एस फेज में ही तो सिंथेसिस होता है जेनेटिक मटेरियल का, इसे सिंथेसिस फेज बोलते हैं ना। तो जेनेटिक मटेरियल एक ही बार सिंथेसिस हो रहा है और सेल 2 बार डिवाइड हो रहा है, तो फिर जेनेटिक मटेरियल आधा आधा ही जाएगा। हिंस ड्यूरिंग मियोसिस क्रोमोसोम रेप्लिकेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है इससे कि क्रोमोसोम रेप्लिकेशन जो है वो एक बार हो रहा है, ओनली वंस, वाइल न्यूक्लियस डिवाइड 2 बार हो रहा है, तो इसीलिए क्रोमोसोम नंबर आधा हो जा रहा है। मियोसिस टेक प्लेस ड्यूरिंग गैमेट या फिर स्पोर फॉर्मेशन के लिए ये मियोसिस का यूज़ किया जाता है। ये तो इस वजह से केवल रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। अब 2 तरह का होता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड सेकेंड मियोटिक डिवीजन। सेकेंड मियोटिक डिवीजन माइटोसिस की तरह ही होता है, बट फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को हम रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, और इसी वजह से इसको रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। क्रोमोसोम नंबर जो है वो जस्ट हाफ हो जाते हैं, जैसे 2n था तो उसका जस्ट हाफ n हो जाएगा। अब यहाँ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में 4 डिफरेंट फेजेस होते हैं। फर्स्ट प्रोफेज, ये चूँकि फर्स्ट है और सेकेंड भी होगा तो इसीलिए इसको प्रोफेज फर्स्ट बोलते हैं। और हमने जैसा कि माइटोसिस में बताया कि इसमें प्रोफेज के सब फेजेज नहीं होते, बट यहाँ होते हैं। दिस स्टेज इज द लॉन्गेस्ट इन ड्यूरेशन। प्रोफेज फर्स्ट जो है वो सबसे बड़ा होता है, सारे 5 सब स्टेजेस होते हैं इसमें। थोड़ा हमने डिस्कस कर लिया था, थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है लिप्टोटीन। यहाँ क्रोमोसोम कंडेंसेशन होता है, सो दे आर विजिबल एज अ फाइन थ्रेड। बकेट स्टेज भी इसी को बोलते हैं, लिप्टोटीन को। क्रोमोसोम बकेट की तरह दिखता है। और यहाँ आरएनए सिंथेसिस होता है। अगला अपना जाइगोटीन। द मेन इवेंट इज
सिनेप्सिस, जाइगोटिन में क्या होता है? सिनेप्सिस होता है। और यह सिनेप्सिस है क्या? पेयरिंग बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अगला है अपना पैचिटिन। पैचिटिन नाम आते ही आना चाहिए क्रॉसिंग ओवर। मेन इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग पैचिटिन आर एज फॉलोज। क्या क्या होता है? सबसे पहले बाईवैलेंट बनते हैं, हैप्लॉइड पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, दूसरा है टेट्राड बनता है, और क्रॉसिंग ओवर होता है। तीन चीज़ें होती हैं, बाईवैलेंट, टेट्राड एंड क्रॉसिंग ओवर। आगे हम देखते हैं डिप्लोटीन। सबसे पहला था लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन। अब हम देख रहे हैं डिप्लोटीन, और फिर लास्ट होगा अपना डाइकाइनेसिस। ये याद करने का ट्रिक क्या है? लालू जाए प्लेन से, दीपिका देखे। एनीवेज शॉर्ट ट्रिक्स पे बाद में बात करेंगे। डिप्लोटीन स्टेज का हम डिस्कशन करते हैं। इन दिस स्टेज कैजमाटा फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। कैजमाटा फॉर्म होता है और यहाँ टर्मिनलाइजेशन हो जाता है कैजमाटा का। ये डिफरेंस है। डाइकाइनेसिस में कैजमाटा का टर्मिनलाइजेशन हो जाता है और डिप्लोटीन में कैजमाटा का फॉर्मेशन हो जाता है। और यह कैजमाटा है क्या? अटैचमेंट साइट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इन ईच अदर। जैसे पैचिटिन में क्रॉसिंग ओवर होता है तो ये दो क्रोमोसोम्स हैं। अब मान लो ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ये पहला क्रोमोसोम था, ये दूसरा क्रोमोसोम है, तो इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ध्यान से देखना। तो ये जो पॉइंट है, ये कलर ले लेते, ये वाला जो पॉइंट है इसी को हम बोलते हैं कैजमाटा। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम यूनिट 3 पे चलते हैं। क्रोमोसोम्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे कि उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उनके फंक्शंस क्या है। जो पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो है कि क्रोमोसोम फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किसने किया था? स्ट्रॉसबर्गर ने। और टर्म किसने दिया था? वाल्डेयर ने 1888 में टर्म दिया था। क्रोमोसोम नंबर कैन बी काउंटेड विथ रिलेटिव केस ओनली ड्यूरिंग माइटोटिक मेटाफेज। मेटाफेज में हम क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं तो क्रोमोसोम नंबर कब काउंट करेंगे? मेटाफेज में। एक बस आपको याद रखना है कि शेप की स्टडी कब करते हैं? एनाफेज में। बाकी सारी चीज़ की स्टडी मेटाफेज में करते हैं। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस पॉइंट को। अब क्रोमोसोम में क्रोमोसोम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो कुछ क्रॉप्स के क्रोमोसोम नंबर यहाँ दिए गए हैं। जैसे बार्ली, जिसे हम ऑर्डियम वल्गेर बोलते हैं, उसमें क्रोमोसोम नंबर 14 होता है। यहाँ 2N का क्रोमोसोम नंबर दिया हुआ है, गैमेट्स का नहीं, सोमेटिक सेल्स का दिया हुआ है। टोमेटो, लाइकोपर्सिकम स्कुलेंटम, बॉटेनिकल नेम भी ये याद होना चाहिए जितना यहाँ दिया हुआ है। एज एग्रीकल्चर स्टूडेंट इट मस्ट शुड बी ऑन योर टो टिप। टोमेटो में 24 होता है, ओनियन में 16 होता है। ओनियन क्या है? बल्ब है। टोबैको, निकोटियाना टोबैकम, इसमें 48 होता है क्रोमोसोम नंबर। और राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 होता है। ब्रिंजल में 14 होता है, जिसका ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम भी आपको याद होना चाहिए। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पेनोसिटम अमेरिकैनम। राइस तो पता ही है, और राइस जैसा टाइप है। वैसे ही पी मेंडल भाई साहब जिसको होमवर्क कर गए, पाइसम से टाइपम, उसमें 14 होता है क्रोमोसोम नंबर। और राई, जिसे हम सिकल सीरियल्स भी बोलते हैं, उसमें भी 14 होता है। तो 14 आपको एक बार में याद हो गए। कौन कौन से हैं? बार्ले, पी और राई। बार्ले, पी और राई में 40 होता है। पोटैटो हमने कहाँ पढ़ा था? ऑटो टेट्राप्लॉइड है या ट्राईप्लॉइड है। और बनाना क्या है? पोटैटो जो है सोलैनम ट्यूबरोसम, इसमें 48 होता है क्रोमोसोम नंबर। ज्वार, उसमें 20 होता है। और मेज में भी 20 होता है। अब कुछ एनिमल्स की बात कर ले, वहाँ जैसे हनी बी पे बहुत काम हुआ है। एपिस मेलिफेरा, एपिस डोरसाटा, एपिस इंडिका, बहुत तरह की होती हैं। तो ये हनी बीज जो है उसमें क्रोमोसोम नंबर होता है 32। ये अगेन 2N की बात हो रही है, मेल की बात नहीं हो रही है। राउंडवर्म, जिसे हम हॉर्स निमेटोड भी बोलते हैं, उसमें क्रोमोसोम नंबर 2 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे कम यही नंबर है, 2 से कम क्या ही होगा। फ्रूट फ्लाई, डोर्सोफिला मेलेनोगास्टर, उसमें 8 होता है क्रोमोसोम नंबर। और इस पर बहुत काम हुआ है, तो फ्रूट फ्लाई का क्रोमोसोम नंबर आपको याद होना ही चाहिए। अपना तो पता ही होगा ना, होमोसेपियंस का 46 होता है। और हाउस फ्लाई में 12 होता है। फ्रूट फ्लाई और हाउस फ्लाई में जनरली स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन होता है। फ्रूट फ्लाई में 8 है और हाउस फ्लाई में 12 है। रैट यानी चूहा में बहुत, उसमें भी बहुत काम हुआ है, उसमें क्रोमोसोम नंबर 42 होता है। आगे हम देखते हैं जेनेटिक मटेरियल के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। जेनेटिक मटेरियल जैसे क्रोमेटीन। क्रोमेटीन इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए, प्रोटीन एंड आरएनए। क्रोमेटीन इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए, प्रोटीन एंड आरएनए, और इससे क्रोमोसोम बनता है। हिस्टोन्स बहुत बार नाम आ चुका है। इसमें ये जो है प्रोटीन है और वो डीएनए के पैकेजिंग में हेल्प होता है। तो 80% ऑफ द टोटल क्रोमोसोमल प्रोटीन्स कहाँ होती हैं? हिस्टोन में होती हैं। क्रोमोसोम्स की बात करें तो ये कंपोज होता है न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। क्रोमोसोम क्योंकि क्रोमेटिन से बना है, उसमें प्रोटीन आ रहा है, तो क्रोमोसोम में भी डीएनए, आरएनए प्लस
प्रोटीन और क्रोमोसोम में प्रोटीन प्रेजेंट है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए ये डिबेट बहुत लंबे टाइम तक चला कि जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड है या फिर प्रोटीन है, और फिर लास्ट में प्रूव हो गया कि न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इन फ्यू वायरसेस, फ्यू स्मॉल वायरसेस, आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लिक एसिड में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड, इन दोनों को मिला के क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोसाइड से बनता है, न्यूक्लियोसाइड से क्या होता है? उसमें शुगर होता है और नाइट्रोजनस बेस होता है। तो डीएनए में तीन चीज़ें हो गई, शुगर और नाइट्रोजनस बेस को मिलाए तो हम न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, और इसमें तीसरा फॉस्फोरिक एसिड ऐड कर दे तो यह न्यूक्लियोटाइड हो गया। नाइट्रोजनस बेस दो तरह के होते हैं, प्यूरिन यानी ए और जी उसका एग्जाम्पल हो गया, और पायरिमिडीन का सी और यू। यू इन आरएनए यू आरएनए में होता है और टी डीएनए में होता है। तो एक क्या है? ये है एडेनिन, ये है गुआनिन, ये है थाइमिन, ये है साइटोसिन, और ये है यूरासिल। आरएनए जिसको हम राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, ये कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, और एज वेल एज न्यूक्लियस में भी पाया जाता है। न्यूक्लियस में कौन सा था? mRNA, हमने देखा था। इट इज जनरली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। कहाँ इन्वॉल्व होता है? प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। और प्रोटीन सिंथेसिस होता कैसे? ट्रांसलेशन करके, आरएनए का ट्रांसलेशन करके। सेंट्रल डॉगमा आपने पढ़ा होगा, इसमें भी आएगा। एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल ऑल प्लांट वायरसेस में, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरसेस में आरएनए है जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि खोजा ही आरएनए जेनेटिक मटेरियल ये खोजा ही गया था टोबैको मोज़ेक वायरस में। जैसे कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस है, उसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। बैक्टीरियोफेज में डबल स्टैंडर्ड नहीं, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। टाइप ऑफ आरएनए, अब आरएनए तीन तरह का होता है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। उधर हमने देखा कि 80% होता है आरआरएनए, यहाँ भी लिखा हुआ है देखिए एमआरएनए। ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करता है, और न्यूक्लियस में इसका सिंथेसिस होता है, और ये न्यूक्लियस से बाहर निकलता है। टोटल का ये 5 से 10% होता है। अगला है अपना टीआरएनए, जिसे कि हम ट्रांसफर आरएनए, एमआरएनए को हम मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, और टीआरएनए को हम ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं। इसको सॉल्युबल आरएनए भी बोला जाता है। तो एसआरएनए और टीआरएनए दोनों सेम हो गया, और नाम ही है ट्रांसफर। तो ये ट्रांसपोर्ट करते हैं किसका? एमाइनो एसिड्स का। ट्रांसपोर्ट करके कहाँ ले जाते हैं? साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस पे लेके जाते हैं। और ये 10 से 15% टोटल आरएनए का होता है, और आरएनए सबसे ज़्यादा होता है। ये मोस्ट स्टेबल टाइप ऑफ आरएनए भी है, और यह एसोसिएटेड होता है राइबोसोम्स से। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं डीएनए। डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी यानी सेकेंड नंबर कार्बन पे से OH ग्रुप में से ऑक्सीजन को हटा गया, सिर्फ H बच गया। ये थोड़ा सा लेस स्टेबल होता है राइबोसोम के कंपेरिजन में। यह डबल स्टैंडर्ड होता है, हेलिकल होता है। इसका स्ट्रक्चर आपको डिटेल में पता होगा। न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, जिसे हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए बोलते हैं। इसी में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मेनली कंजर्व रहते हैं, और रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन में ये हेल्प करता है। अगला हम यूनिट देख रहे हैं क्रोमोसोमल एब्रेशन। होप आपको अब तक सब कुछ समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी जेनेटिक्स ऐसे ही आसान लगे, और आपकी तरह वो भी एक ही लेक्चर में कंप्लीट जेनेटिक्स को रिवाइज कर पाएँ। अब देखो क्रोमोसोमल एब्रेशन होते क्या है? एब्रेशन मतलब कोई भी गड़बड़ी। तो एनी चेंज विच अल्टर्स नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, उसी को हम स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एब्रेशन बोलते हैं, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है तो स्ट्रक्चरल होगा। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस कितने तरह के होते हैं? पहला तो हो गया डिलीट हो जाएगा कुछ, इससे डिफिशियंसी होगा। लॉस ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, उसको हम डिलीशन बोलते हैं। इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है स्पीसीज फॉर्मेशन में, या फिर रिलीजिंग वेरिएबिलिटी थ्रू म्यूटेशन। रिलीजिंग यानी कि सिंपली क्रिएटिंग वेरिएबिलिटी। डिलीशन जो इम्पोर्टेंट साइटोलॉजिकल टूल है जीन मैपिंग में, जीन मैपिंग में इसका बहुत यूज़ होता है। अगला है डुप्लीकेशन, यानी कुछ चीज़ रिपीट हो जाए तब भी स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा, कुछ डिलीट करके हटा दे तब भी स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। तो ये डुप्लीकेशन जो क्या बताता है कि क्रोमोसोमल सेगमेंट जो है वो मोर देन 2 कॉपी में प्रेजेंट है सेम न्यूक्लियस में, और इससे क्या होता है? एडिशन हो जाता है 1 या फिर मोर जीन्स का, क्योंकि डुप्लीकेट हो रहा है क्रोमोसोम का रीजन। तो उसमें अगर एक जीन है तो एक ही जीन डुप्लीकेट होगा, और उसमें 2-3 जीन है तो 2-3 जीन डुप्लीकेट हो जाएगा। तो ये क्या होता है? एडिशन हो जाता है 1 और मोर जीन्स का क्रोमोसोम्स में, और यह लेस हार्मफुल होता है देन डिलीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिलीशन जो है वो ज़्यादा हार्मफुल होता है। इट डोंट रिड्यूस द वेरिएबिलिटी,
ठीक है। और डुप्लीकेशन लीड्स टू एडिशन ऑफ जीन्स इन ए पॉपुलेशन, क्योंकि डुप्लीकेट हो रहा है तो कुछ नया जीन्स भी बन जाता है, तो जीन एडिशन भी होता है डुप्लीकेशन से। अगला अपना ट्रांसलोकेशन, और इसमें जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, तो आप इसको ध्यान से देख लिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रांसलोकेशन क्या है, या क्रॉसिंग ओवर से कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसमें, तो याद क्या रखना है कि इसमें नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में सेगमेंट का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स में यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है जेनेटिक मटेरियल का। ट्रांसलोकेशन जो है वो अल्टर कर देता है क्रोमोसोम के साइज़ को, क्रोमोसोम के नंबर को, इम्पॉर्टेंट रोल होता है इसमें स्पीसीज फॉर्मेशन में। दे आर यूजफुल टूल इन ब्रीडिंग प्रोग्राम फॉर ट्रांसफर डिजायरेबल कैरेक्टर फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर। किसी एक स्पीसीज से कोई स्पेसिफिक ट्रेट, जैसे कि किसी डिजीज से रेसिस्टेंस का ट्रेट ट्रांसफर करना है, तो ये चूंकि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में ट्रांसफर हो रहा है, तो इसलिए ट्रांसलोकेशन का हम यूज़ कर लेते हैं नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स यानी डिफरेंट क्रोमोसोम्स में जीन्स का ट्रांसफर करने के लिए। फिनोटिपिक इफेक्ट ऑफ ट्रांसलोकेशन इन ह्यूमन डाउन सिंड्रोम, उसी को हम मोंगोलिज्म भी बोलते हैं। तो ये डाउन सिंड्रोम आपको याद रखना है, कहाँ किससे रिलेटेड है, ट्रांसलोकेशन से रिलेटेड है, और इसमें क्रोमोसोम नंबर 21 में ट्रांसलोकेशन होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्या है, इन्वर्जन है। सबसे पहले हमने देखा डिलीशन, डिलीशन के बाद हमने देखा डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन के बाद हमने देखा ट्रांसलोकेशन, अलग अलग लोकेशन पे जीन्स का एक्सचेंज हो जाना। फाइनली अपना इन्वर्सन यानी रोटेट हो जाना। इट रेफर्स टू द स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम इन विच सेगमेंट इज ओरिएंटेड इन रिवर्स ऑर्डर। जैसे ये क्रोमोसोम था 1 2 3, यहाँ सेंट्रोमियर था, इधर 4 और इधर 5 था, तो यहाँ ऐसे भी रिवर्स हो सकता है कि यहाँ आ जाए 4 और यहाँ आ जाए 3, या फिर तो इसमें सेंट्रोमियर इन्वॉल्व हो गया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ 3 था, यहाँ 4 था, यहाँ 2 था, तो सिर्फ इधर ही चेंज हो, यहाँ 3 आ जाए, यहाँ 2 आ जाए, तो यहाँ सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। इस बेसिस पे इन्वर्जन दो तरह का होता है, बाकी हम डिटेल लेक्चर में देख लेंगे। जीन ऑर्डर चेंज हो जाता है, वो आपको दिख रहा है सामने में। अगला अपना यूनिट 5 है, उसमें हम क्या देखने वाले हैं, जीनोम देखने वाले हैं। जीनोम क्या है कि बेसिक या फिर मोनोप्लॉइड सेट, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जो भी क्रोमोसोम है उसके बेसिक सेट को हम क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। अब ये मोनोप्लॉइड और हैप्लॉइड दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, ध्यान से देखना है इसको। मोनोप्लॉइड में ए सिंगल क्रोमोसोम सेट एंड कैरेक्टरिस्टिकली स्टेराइल होते हैं। मोनोप्लॉइड्स में सिंगल क्रोमोसोम का सेट होता है। मोनोप्लॉइड कैन बी हैप्लॉइड बट ऑल हैप्लॉइड कांट बी मोनोप्लॉइड। बाकी ये कॉन्सेप्ट डिटेल में हम और आगे देखेंगे, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोनोप्लॉइड्स में सिंगल क्रोमोसोम का सेट होता है और ऑल हैप्लॉइड्स आर मोनोप्लॉइड्स, ऐसा बात नहीं है। ऑल हैप्लॉइड्स आर मोनोप्लॉइड्स नहीं है, यानी कि मोनोप्लॉइड्स और हैप्लॉइड्स अलग अलग चीज़ें होती हैं। हैप्लॉइड जो है वो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, ये डिनोटेड होता है एन से। जैसे ये 2n है, तो इसका आधा करेंगे तो n बनेगा, तो ये n जो है हैप्लॉइड होता है। यूज़ ऑफ हैप्लॉइड, हैप्लॉइड का यूज़ क्या होता है, प्योर लाइन बनाने में डेवलप करते हैं। प्योर लाइन कैसे, जैसे हैप्लॉइड बना लिए और इसमें कॉल्चिसिन से ट्रीट करके क्रोमोसोमल डेवलपिंग कर दिए, तो 2n हो गया, तो ये बिल्कुल प्योर रहेगा ना। डिजीज रेसिस्टेंस में इसका यूज़ होता है, इनब्रीड लाइन्स बनाने में यूज़ होता है, एनुप्लॉइड्स बनाने में भी हैप्लॉइड का यूज़ होता है। अगला इंपॉर्टेंट टर्म है डबल हैप्लॉइड्स। डबल हैप्लॉइड्स क्या होते हैं कि कोई भी हैप्लॉइड है उसमें हम कॉल्चिसिन का ट्रीटमेंट कर दिए तो उससे डबलिंग हो गया क्रोमोसोम नंबर का। किस में डबलिंग हुआ है, हैप्लोपॉइड प्लांट्स में। तो हैप्लॉइड प्लांट्स में क्रोमोसोम का डबलिंग कर देते हैं कॉल्चिसिन का यूज़ करके, तो उससे डबल हैप्लॉइड बन जाता है, बिल्कुल सिंपल है, प्लोआइडी। प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 जीनोम इन एन इंडिविजुअल इज नोन एज पॉलीप्लोइडी। 2n है तो डिप्लॉइड होगा, और 2n से ज़्यादा हो गया तो पॉलीप्लॉइड होता है। दो तरह का होता है, ऑटो पॉलीप्लॉइडी यानी सेम ही क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो रहा है 2 से ज़्यादा बार, या फिर ये ऑटो में दो तरह के आ जाते हैं और एक एलो होता है, आगे हम देखेंगे, पहले ऑटो को ही देख लेते हैं। एलो पॉलीप्लॉइड में अलग अलग डिफरेंट तरह के क्रोमोसोम्स रिपीट होते हैं, तो ये हम ले लेते हैं ऑटो पॉलीप्लॉइडी। ऑल द जीनोम प्रेजेंट इन इंडिविजुअल आर आइडेंटिकल, ये भी मैं बता रहा था कि ऑटो मतलब सेम होता ही है। इन मेनी स्पीसीज ऑटो पॉलीप्लॉइड्स सॉ एन इंक्रीज वीगर, ऑटो पॉलीप्लॉइड्स में इंक्रीज वीगर होता है और इंक्रीज इन साइज हो जाता है, और इसी फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, गिगेंटिज्म।
तो ये एक याद रखने वाली बात है कि इसमें इंक्रीज इन विगर होता है और इंक्रीज इन साइज होता है और इसको हम गिगेंटिज्म बोलते हैं। हम ऑलरेडी एग्जांपल देख चुके हैं। ऑटो पॉलीप्लॉइड में आता है ऑटो ट्रिप्लॉइड्स और ऑटो टेट्राप्लॉइड्स, ऑटो पेंटाप्लॉइड्स। इसके एग्जांपल मतलब क्रॉप का नाम आपको याद रखना है कि ये किस में पाया जाता है, और इसके अलावा भी 6x 7x कुछ भी हो सकता है। अब यह दो तरह का होता है, जैसे ऑटो ट्रिप्लॉइड्स। दो क्या, बहुत तरह के होते हैं, बट मेनली ऑटो ट्रिप्लॉइड्स और ऑटो टेट्राप्लॉइड्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ऑटो ट्रिप्लॉइड्स जो है वो नाम से ही पता चल रहा है, ट्री मतलब तीन, 3 सेट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ऑटो ट्रिप्लॉइड्स जो है वो हाईली स्टेराइल होते हैं, क्योंकि इसमें डिफेक्टिव गैमेट्स बन जाते हैं। 3n है तो उसको आधा करके 1.5n तो करेंगे नहीं, तो ये हाईली स्टेराइल होते हैं, इसमें डिफेक्टिव गैमेट फॉर्मेशन हो जाता है। बट ट्रिप्लॉइड्स ऑफ सम स्पीसीज आर हाईली फर्टाइल। कुछ स्पीसीज जैसे कि स्पिनिच, साग जिसे हम बोलते हैं, वो हाईली स्टेराइल होते हैं, सॉरी वो फर्टाइल होते हैं। ट्रिप्लॉइड्स आर यूजफुल ओनली इन दोज प्लांट स्पीसीज विच प्रोपेगेट एसेक्सुअली। ट्रिप्लॉइड्स क्योंकि स्टेराइल है तो केवल जो एसेक्सुअल प्रोपेगेशन कर रहा है, जिसमें कि सेक्सुअल प्रोपेगेशन नहीं हो रहा है, उसी में ये यूजफुल होगा। तो एग्जाम्पल कौन से हैं, बनाना, शुगर केन और एप्पल, क्योंकि ये एसेक्सुअली प्रोपेगेट करते हैं। जैसे बनाना की हम बात करें तो मोस्ट कल्टिवेटेड वैरायटी ऑफ बनाना आर ऑटो ट्राइप्लॉइड्स, यानी 3n, और ये सीडलेस होते हैं, क्योंकि गैमेट्स बनेंगे नहीं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं, तो सीड बनेगा ही नहीं। दूसरा क्रॉप है अपना वाटरमेलन, ये भी ट्राइप्लॉइड है। वाटरमेलन जो है वो ट्राइप्लॉइड और सीडलेस होता है, और इसमें कैपेसिटी होता है अर्ली मैच्योरिटी और डिजीज रेसिस्टेंस का, तो ये यूजफुल है हमारे लिए। दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉसिंग बिटवीन टेट्रापॉड एंड डिपोइड्स। टेट्राप्लॉइड्स और डिप्लॉइड्स के बीच में क्रॉस करा रहे हैं। टेट्रा मतलब 4, तो इसका गैमेट जो बनेगा वो 2n होगा, और डिप्लॉइड का गैमेट जो बनेगा तो n होगा, 2n प्लस n मिलके 3n बन जाएगा। अगला अपना शुगर बीट। ट्रिप्लॉइड शुगर बीट प्रोड्यूस लार्ज रूट्स, और हम उसका रूट ही खाते हैं, एंड मोर शुगर कंटेंट। तो शुगर कंटेंट भी ज़्यादा है और साइज भी ज़्यादा है, तो बढ़िया बात है ना हमारे लिए। इसलिए बोला गया है कि इसमें क्या, विगर ज़्यादा होता है। आगे हम देखते हैं ऑटो टेट्राप्लॉइड्स। अभी हम ऑटो ट्राइप्लॉइड्स देखे हैं, तो पहले तो ऑटो पॉलीप्लॉइड्स देख रहे हैं, और दूसरा होता है एलो पॉलीप्लॉइड्स। तो ऑटो में हम दो देखे, ऑटो ट्राई यानी 3 वाला। अब ऑटो टेट्राप्लॉइड्स देखते हैं, इसमें 4 कॉपीज प्रेजेंट होती है। तो चूंकि यहाँ 4 कॉपी प्रेजेंट है तो गैमेट बनाने में भी दिक्कत नहीं होगी, तो ये स्टेबल होता है और फर्टाइल भी होता है। रीज़न वही है कि 2n गैमेट बन जाएगा, बिकॉज पेयरिंग पार्टनर्स आर अवेलेबल ड्यूरिंग मियोसिस। तो एग्जाम्पल की बात करें तो राई हो गया, ग्रासेस हो गया, अल्फा अल्फा हो गया, बरसीम हो गया, ग्राउंडनट हो गया, पोटैटो हो गया। पोटैटो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऑटो टेट्राप्लॉइड के एग्जाम्पल है। अगला है अपना एलो पॉलीप्लॉइड्स। ऑटो हो गया, अब एलो देखते हैं। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा डिस्टिंक्ट जीनोम का डुप्लीकेशन होता है। जैसे अगर हम ऑटो ट्राइप्लॉइड की बात करें, मान लो क्रोमोसोम ए प्रेजेंट है तो ए, तो ये ऑटो ट्राइप्लॉइड हो गया। अगर यही होगा ए, तो ये ऑटो टेट्राप्लॉइड हो गया। लेकिन येलो वाले में क्या है कि ए बी, वीट में आपने देखा होगा ए बी डी, तो ये येलो का एग्जाम्पल हो जाएगा। येलो पॉलीप्लॉइड्स कैन बी डेवलप्ड बाई इंटर स्पेसिफिक क्रॉस। इंटर यानी कि बीच में, 2 स्पीसीज के बीच में क्रॉस करा के। एंड फर्टिलिटी इज रिस्टोर्ड बाई क्रोमोसोमल डबलिंग। फर्टिलिटी को रिस्टोर कैसे करेंगे, क्रोमोसोमल डबलिंग से, विच कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट इज यूज्ड। तो ये क्लियर है आपको। 50% ऑफ द क्रॉप प्लांट्स में क्या होता है, येलो पॉलीप्लॉइड, यानी अलग अलग सेट ऑफ क्रोमोसोम्स की डबलिंग होती है। पॉलीप्लॉइडी इज मेनली इंड्यूस्ड होता है कॉल्चिसिन से। कॉल्चिकम ऑटोमनेल प्लांट से निकाला जाता है कॉल्चिसिन। एग्जाम्पल हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे, जैसे वीट में होता है ट्रिटिकम एस्टिवम में येलो हेक्साप्लॉइड है। टोबैको, ब्रासिका, कॉटन, ये सब येलो टेट्राप्लॉइड्स हैं, और वीट येलो हेक्साप्लॉइड है। ट्रिटिकेल जो कि पहला मैनमेड सीरियल है, इंटरजेनेरिक पॉलीप्लॉइड है, और डेवलप किया गया था क्रॉसिंग बिटवीन वीट जिसे हम ट्रिटिकम एस्टिवम बोलते हैं और राई जिसे हम सिकेली सीरियल्स बोलते हैं। और दोनों ही का क्रोमोसोम नंबर आपको याद होना चाहिए, अभी इसी लेक्चर में थोड़ी देर पहले डिस्कस किया गया है। एनुप्लॉइड्स तीसरा है, पहला था ऑटो पॉलीप्लॉइड, दूसरा था एलो पॉलीप्लॉइड, और तीसरा है एनुपॉलीप्लॉइड्स।
इसमें लॉस या फिर गेन हो जाता है 1 या फिर फ्यू क्रोमोजोम्स का। सोमैटिक क्रोमोजोम नंबर में जितने भी क्रोमोजोम्स प्रेजेंट है उसमें से एक या एक से ज़्यादा क्रोमोजोम का लॉस भी हो सकता है और गेन भी हो सकता है, तो उससे बनते हैं एन्यूपॉलीप्लॉइड्स। और एन्यूपॉलीप्लॉइड्स जो है वो फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं। मोनोसोमिक, मोनो मतलब एक, तो एक क्रोमोजोम का लॉस हो जाएगा। डबल मोनोसोमिक यानी दो बार मोनोजोमी, तो 1 मोनोजोमी 2 मोनोजोमी, तो ये 2n-1 ये डबल मोनोजोमी हो गया। मोनोजोमिक क्या होता है? एक ऐसा इंडिविजुअल जो लैक कर रहा है 1 क्रोमोजोम का अपने डिप्लॉयड सेट से, तो ये हो गया डिप्लॉयड सेट, और इसमें से एक कम हो गया तो ये मोनोसोमिक हो गया। और कंडीशन को मोनोसोमी बोलते हैं। नल्लीसोमी, नल्ली मतलब जीरो, 2n में से 2 घटा दो, 2n में से 2 घटा दो। एब्सेंस ऑफ क्रोमोसोम पेयर, नल्ली यानी कि वो पूरा पेयर ही हट गया, एक क्रोमोसोम का पूरा पेयर ही हो गया, बिल्कुल साफ हो गया, तो इसीलिए उसको नल्लीसोमी बोला जाता है। किसी भी डिप्लॉयड सेट में से एक पेयर को हटा रहे तो एक पेयर में 2 क्रोमोसोम होता है, तो उसको बोलते हैं नल्लीसोमी। अगला है ट्राइसोमी, ट्राई मतलब 3, तो 2n में एक ऐड कर दो। एन इंडिविजुअल हैविंग 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इन डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम, उसी को बोलते हैं ट्राइसोमी। टेट्रा, तो 2 ऐड कर दो। एन इंडिविजुअल हैविंग 1 पेयर ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स, 2n+2। एनुप्लॉइडी इन मैन, वन ऑफ द कॉमन सिंड्रोम एसोसिएटेड विथ एनुप्लॉइडी इज डाउन्स सिंड्रोम। इसमें किसका एनुप्लॉइडी हो जाता है? 21 ट्राइसोमी हो जाता है, 21 का ट्राइसोमी। जनरली 21 नंबर क्रोमोसोम 2 सेट होगा, बट ये डाउन सिंड्रोम आने पे क्या हो जाता है? वो 3 सेट हो जाता है, 21 3 बार हो जाता है। और इसको मोंगोलिज्म भी बोलते हैं, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और डाउन सिंड्रोम में आदमी का हाइट छोटा रह जाता है, फेस फ्लैट हो जाता है, सिर थोड़ा बड़ा हो जाता है, मल्टीपल सिम्टम्स हैं उसके। अब हम देख रहे हैं जेनेटिक्स की तरफ थोड़ा सा मूव करते हैं, अब क्लासिकल जेनेटिक्स देखते हैं। अभी तक जेनेटिक्स का बेस तैयार हुआ है, हमने सेल के बारे में देखा, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में देखा, कुछ जेनेटिक मटेरियल के बारे में थोड़ा सा देख लिया। अब क्लासिकल जेनेटिक्स को देखेंगे थोड़ा सा, और फिर उसके बाद हम आएंगे मॉडर्न की ओर। तो कुछ बेसिक डिफिनीशंस देख लें। एलील्स क्या होते हैं? वेरियस फॉर्म्स ऑफ ए जीन या फिर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन, उसको हम एलील बोलते हैं। गैमिट जो है सेक्सुअल यूनिट होता है। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जैसे कि टॉल और ड्वार्फ हो गया, येलो और ग्रीन हो गया, तो ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं यानी उल्टा, अपोजिट। बैक क्रॉस, 2 पेरेंट है P1 क्रॉस P2, इससे हम बनाए F1, तो ये हाइब्रिड हुआ। अब F1 का चाहे हम P1 से क्रॉस कराएं या P2 से क्रॉस करवाएं, तो उसी को हम बोलते हैं बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस, F1 का क्रॉस कराना रिसेसिव पेरेंट से। क्रॉस की मदद से आप एक बार देख लीजिए, पेन छोटा कर लेते हैं। मान लीजिए ये है पेरेंट, इसमें हम क्रॉस करवाएं तो ये F1 आया, ये F1 है और ये पेरेंट है, तो इसको, ये रिसेसिव पेरेंट है ना, तो इससे क्रॉस करवा रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। टॉप क्रॉस क्या होता है? क्रॉस बिटवीन एन इनब्रीड लाइन एंड एन ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी। याद रखना है, बहुत जरूरी है। इनब्रीड लाइन, इनब्रीड और ओपन पॉलिनेटेड, उसके बीच में क्रॉस कराते हैं तो टॉप क्रॉस होता है। तो इसको इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब चूंकि जेनेटिक्स स्टार्ट हुआ है तो बिना मेंडल के भाई साहब के कैसे होगा? तो मेंडल भाई साहब के 2 नियम है, मेंडल भाई साहब के 2 नियम है। पहला दूसरा, पहला लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, क्या हो रहा है भाई? दूसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, जैसे ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, तो एक बार इसमें देख लेते हैं। 2 एलील ऑफ ए जीन प्रेजेंट इन द F1 डू नॉट कॉन्टामिनेट ईच अदर, 2 एलील्स एक दूसरे से ब्लेंड नहीं होते, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था ये। दे सेपरेट एंड पास इनटू डिफरेंट गैमिट्स ऑफ देयर ओरिजिनल फॉर्म प्रोड्यूसिंग 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमिट्स। और सबसे बड़ी बात है, इक्वल फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे यहीं पे कैपिटल ए स्मॉल ए जो है, तो ऐसा इसमें कुछ मिक्सिंग नहीं हो रहा है। अगला गैमिट जो बनेगा तो 50% गैमिट्स में कैपिटल ए जाएगा और 50% गैमिट्स में स्मॉल ए जाएगा। तो यहीं लिखा हुआ है इक्वल प्रोपोर्शन, दोनों 50-50% होंगे। और द टर्म लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट इज ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब दिस लॉ। प्योरिटी ऑफ गैमिट, गैमिट्स इज ऑलवेज प्योर। जैसे ये गैमिट बना तो ये प्योर है ना जी, और कुछ थोड़ी है इसमें। इसका गैमिट अगर ये बना तब भी प्योर है, तो इसीलिए इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट्स भी बोलते हैं। अगला लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एक बात आपको याद रखना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डाई हाइब्रिड क्रॉस में दिया गया था।
लॉ स्टेट क्या कर रहा है कि दो पेयर ऑफ जीन्स जैसे कि कैपिटल ए और कैपिटल बी, ये दो पेयर ऑफ जीन्स हैं, इसको क्रॉस करवा रहे हैं इससे, तो यही होता है डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो पॉइंट क्या बोल रहा है कि ये लॉ ऐसा बोलता है कि दो पेयर ऑफ जीन्स जो है जब F1 में कंबाइन होते हैं तो उसके अगले जनरेशन में F2 में जाने के लिए वो इंडिपेंडेंट डोमिनेंट इफेक्ट दिखाते हैं, यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे ये और ये था, F1 में ये था, इसका क्रॉस करवा रहे हैं F2 बनाने के लिए, सॉरी, तो ये अलग जाएगा, ये अलग, यानी कि ये एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह बिहेव करेगा और ये भी एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं एक दूसरे से, उनको कोई मतलब नहीं होता है। जीन क्या होता है? स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल पार्ट होता है जेनेटिक मटेरियल का, और इसके अल्टरनेटिव फॉर्म्स को हम एलील या फिर एलीलोमॉर्फ भी बोलते हैं। बहुत बार ये टर्म देख के लगता है कुछ और निजी नहीं, बस एलील का ही दूसरा वर्ड है, एलील के लिए यूज़ किया जाता है, एलीलोमॉर्फ भी। कितनी बार एलील का डिफिनेशन बताया गया यार? मल्टीपल एलील्स, जनरली एक जीन्स के लिए दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं, बट जब दो से ज़्यादा हो तो उसी के लिए हम मल्टीपल एलील यूज़ करते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप के लिए आई है तो उसमें आई ए भी है, आई बी भी है और स्मॉल आई भी है, ओ। देखिए मल्टीपल एलील्स, मेनी एलील्स ऑफ ए सिंगल जीन्स, एक सिंगल जीन का बहुत सारा एलील होगा तो उसी को मल्टीपल एलील बोलते हैं। मल्टीपल एलील जनरली कहाँ होता है? पॉपुलेशन में होता है, एक इंडिविजुअल में तो दो ही होता है, और ये बात तभी तक वैलिड है जब हम डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं। अगर ट्रिप्लॉयड इंडिविजुअल हो गया तो तीन होगा भाई साहब, सिंपल सी बात है। इन केस ऑफ मल्टीपल एलील्स ओनली द मोनोहाइब्रिड रेशियो इज ऑब्जर्व्ड इन F2 जनरेशन। ये कंट्रोल करते हैं सेम कैरेक्टर को, तभी तो एक ही जीन के एलील बोले, अलग अलग कैरेक्टर कंट्रोल करने लगे तो फिर एलील ही खाएगा। नो क्रॉसिंग ओवर इन मल्टीपल एलीलिज्म। एग्जाम्पल क्या है? 4 कलर इन रैबिट, रैबिट के फर का कलर, विंग टाइप इन डोर्सोफिला, डोर्सोफिला के विंग का टाइप, आई कलर इन डोर्सोफिला, डोर्सोफिला के आई का कलर, एबीओ ब्लड ग्रुप, ये विंग का टाइप। डोर्सोफिला में आपको एक टर्म पढ़ने मिलेगा, बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे उसमें, बट एक टर्म होगा सुपर जीन, वो आप एक बार देखना। स्यूडोजीन्स, स्यूडोजीन्स क्या होते हैं? स्यूडोजीन्स जो है वो डिफरेंट जीन एक्सप्रेशन को गवर्न करते हैं सेम कैरेक्टर के, सिस ट्रांसपोजिशन इफेक्ट दिखाते हैं स्यूडोजीन्स। अब जीन इंटरेक्शन जो है वो टिपिकल डाइहाइब्रिड रेशियो का 9:3:3:1 होता है, और ये आपको बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट उठ के क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको इपिस्टेसिस बोलते हैं, और यह इपिस्टैटिक रेशियो है। डुप्लीकेट जीन एक्शन जब होगा तो 15:1 हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन होगा तो 9:7 हो जाएगा, सप्लीमेंट्री जीन एक्शन होगा तो 9:3:4 हो जाएगा, इनहिबिटरी जीन एक्शन में 13:3, मास्किंग जीन एक्शन में 12:3:1, पॉलीमेरिक जीन एक्शन में 9:6:1 और एडिटिव जीन इफेक्ट में 1:4:6:4:1। एंटीजन क्या होता है? एन एंटीजन इज अ मॉलिक्यूल, यह एक मॉलिक्यूल है जो कि इम्यूनोजेनिक है और यह इंटरैक्ट करता है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी क्या होता है? फिर यह भी एक इम्यूनोजेन है और यह इंट्रोड्यूस किया जाता है बाहर से किसी भी एनिमल में, और यह जैसे ही इंट्रोड्यूस होगा तो यह एक क्लास ऑफ प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है जिसे हम एंटीबॉडीज बोलते हैं। एंटीबॉडीज बिलोंग टू ए क्लास ऑफ प्रोटीन कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन्स। अगला अपना अब यूनिट 7 है। तो चूँकि अभी बैटरी डिस्चार्ज हो गया है हमारे डिवाइस का, तो इस लेक्चर को हम यहीं पे रोकते हैं, और सेकंड पार्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स रिवाइज कर पाएँ जेनेटिक्स को। और फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग, बाय।